हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, सो क्लास स्टार्ट करेंगे। बच्चे, आज हम अपने सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग, जो कि आपका पेपर नंबर 1 है, उसके केस स्टडीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये केस स्टडी डिस्कशंस की बच्चे क्लास होगी। इंस्टीट्यूट ने जितने हमें केस स्टडीज दिए हैं करने को, वो सारे के सारे केस स्टडीज हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले मैं एक बार जरा आपके साथ एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करना चाहता हूं, जो एमटीबी से हमें पता लगा कि इंस्टीट्यूट हमसे किस तरह का पेपर पूछने वाला है। तो अपना एग्जाम पैटर्न क्या है आपको पता है। 30 मार्क्स के तो आपको एमसीक्यूज आने हैं। सो 30 मार्क्स के तो सीधा सीधा बच्चे एमसीक्यूज ही आने हैं, और बाकी बचे 70 मार्क्स। पहले मैं ये 70 मार्क्स पे चर्चा कर लूं। आपको 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे, और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होगा। सो जो पहला सवाल है वो कंपलसरी होगा, और जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो सारे का सारा बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से ही आएगा। सर ये कंफर्म होता है? हाँ, ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझो। सर बाकी 14 नंबर के पूरे क्वेश्चन आएंगे? नोबडी नोज। 14 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ब्रांच है, अमेलगमेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का चैप्टर है, और ये सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, है ना। इंटरनल भी बड़ा चैप्टर है। इवन AS21 के कंसोलिडेशन के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो इसके 14 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो पहला क्वेश्चन एएस में से आएगा वो 14 नंबर का नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली उसके 3 पार्ट्स बन के आएंगे। 5, 5 और 4 के रूप में आएगा। 5 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर। बाकी बचे इंस्टीट्यूट अंदर इसको कैसे बांटेगा ये किसी को नहीं पता है, पर यही होगा। एक क्वेश्चन की आपको चॉइस मिल जाएगी, पहला सवाल छोड़ के। मतलब बाकी आपको 6 आने हैं ना, तो पहला छोड़ दो, बचे 5। तो उन 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चंस भी दिखेंगे, जो हमारे चैप्टर्स में से आएंगे। सर उनमें एएस भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे बच्चे। एएस और उसमें से ऑलमोस्ट समझ लो चैप्टर्स और एएस मिला के 50-50% पेपर आएगा। रादर एएस का वेटेज थोड़ा ज्यादा ही होगा। 60% एएस का वेटेज होगा और 40% आपके चैप्टर्स का वेटेज होगा। एएस ज्यादा भी तो है ना। क्लियर है ना। सो ये 70 मार्क्स की कवरेज है, जो हमने क्लास में तैयारी करी है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के करी है। सो अलग से आपको कुछ सोचना नहीं है। आज जो मेरा मुद्दा है वो ये 30 मार्क्स का है। सर इसकी हमने तैयारी नहीं करी? अरे बिल्कुल करी है। मुझे सिर्फ दिखाना है आज आपको कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने हमें कुछ केस स्टडीज दिए हैं करने को। इंस्टीट्यूट कहता है इससे आपको पता लग जाएगा कि हम पेपर में आपसे किस तरह की चीजें पूछने वाले हैं। कहते हैं ना केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे। सो आज आपको पता लग जाएगा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज कुछ नहीं होते। जितने क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं बस उसी को ये लोग एमसीक्यू बना बना के डाल रहे हैं। क्लियर हो गया। सो केस स्टडी कुछ नया कुछ अलग तैयारी नहीं करनी होती बच्चे, वही तैयारी है जो हमने क्लास में करी है। बस एक बार मैं कुछ केस स्टडीज आपको करा देना चाहता हूं जितने हमें इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ अगर केस स्टडीज आते हैं तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है पेपर में। बस थोड़े शॉर्टकट भी चलेंगे केस स्टडीज में, क्योंकि आपको क्वेश्चन फेयर में तो सॉल्व करना नहीं। ये जो 70 नंबर में क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, यहां तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना बना के, पीएल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना बना के, नोट्स टू अकाउंट्स बना बना के सॉल्व करना होता है। तो ये एमसीक्यूज में किस तरह से शॉर्टकट लगाने हैं वो आज हम डिस्कस कर लेंगे, केस स्टडीज के जरिए डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बच्चे। 2 तरह के एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट बोल रहा है वो आपसे पूछ सकता है। 2 तरह के एमसीक्यूज। पहले है केस बेस्ड एमसीक्यूज, और जो पेपर आया है लग रहा है कि आउट ऑफ 30, 24-25 मार्क्स के तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज ही आएंगे। बाकी 5-6 नंबर के आपको इंडिविजुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ज्यादा वेटेज इंस्टीट्यूट किसको दे रहा है? केस बेस्ड एमसीक्यूज को ही दे रहा है। बहुत ही लेस वेटेज मिल रही है दूसरे एमसीक्यूज को। ठीक है। सो ज्यादा वेटेज जो मिल रही है वो केस बेस्ड एमसीक्यूज को ही मिल रही है, और मिलनी भी चाहिए ना। इंडिविजुअल एमसीक्यूज का उतना मजा नहीं है। जो केस पढ़िए और उसके बेस पे एमसीक्यूज का आंसर करिए। तो आज मेरा फोकस जो है
वो ये वाले एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड एमसीक्यूज। इंडिविजुअल एमसीक्यूज तो बच्चे जो आपने पढ़ा है आप उसी के बेस पे तैयारी कर लेंगे, ठीक है। सो इंडिविजुअल एमसीक्यूज की हमारे पास बुक भी है, हमने बहुत सारे इंडिविजुअल एमसीक्यूज किए भी हैं। सो इंडिविजुअल एमसीक्यूज की कोई अलग तैयारी नहीं होती, वो तो बस क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आंसर करना है। हाँ, केस बेस्ड एमसीक्यूज एक बार मेरे साथ कर लोगे कुछ केस स्टडीज, सो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से केस बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो काम करना है पेपर में। क्लियर है? सो आज हम आपको ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी, जितनी पढ़ाई आपने कर रखी है, अगर आप अच्छे से सारी चीजें पढ़ के चले जाओ तो केस बेस्ड छोड़ो, कुछ भी आ जाए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो केस बेस्ड एमसीक्यूज आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, केस बेस्ड छोड़ो, कुछ भी आ जाए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो आइए, हमने एक बुक बनाई है, ये बुक आपके साथ शेयर कर देंगे। सो ये इसमें सारे एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यूज दिए हैं हमने, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी केस स्टडी बुक की है। सो केस स्टडी बुक में हमने जितने केसेस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वो सारे डाल दिए हैं और वो केसेस हमें डिस्कस करने हैं। देखो, बनाने को बच्चे हम भी जितने मर्जी केस बना दे, उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इंस्टीट्यूट तो अपने केसेस पूछेगा पेपर में, ठीक है ना। सो हम इंस्टीट्यूट के ही मटेरियल से तैयारी करेंगे कि हाँ, तुम जो लेवल हमें दे रहे हो हम मान के चलेंगे वही लेवल हमें पेपर में पूछा जाएगा, और कहीं ना कहीं वही लेवल पूछा भी जाता है। सो आइए जी, केस स्टडी 1 के ऊपर चलते हैं। आरटीपी मई 24 में ये केस पूछा गया है बच्चे। इस केस को हम इंटीग्रेटेड केस बोल सकते हैं। सर इंटीग्रेटेड मतलब जहां एक ही केस में मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टेस्ट हुए हैं। सर चैप्टर्स में से आ रही है केस स्टडी के एएस में से आ रही है? ज्यादा तो बच्चे एएस में से ही आ रही है। एक दो केस स्टडीज इन्होंने बायबैक से दी है, याद है ना, वो रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट, उन सब के इन्होंने केस बना दिया, एक एक एमसीक्यू बना दिया। और सर एक केस कितने का आ रहा है बच्चे? ये उनकी मर्जी है, कहीं 6 नंबर का है, कहीं 8 नंबर का है, कहीं 10 नंबर का है, तो ये इंस्टीट्यूट की मर्जी है। सो इंटीग्रेटेड केस आने की संभावना ज्यादा है जहां एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को टेस्ट किया जा सकता है। क्लियर है? सो आइए पहले केस पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं किस एएस की बात हो रही है। एंड बिलीव मी, 90% केस में जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक से एज इट इज छपे हुए हैं। अब मैं बुक पे रेफर नहीं करूंगा, वो आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप रिवाइज कर चुके हैं सारा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सो 90% केसेस बुक के क्वेश्चंस लेके बनाए गए हैं, ठीक है। 10% कुछ नई बातें तो रहेंगी। नई बातें मतलब क्वेश्चन नया है, कॉन्सेप्ट हमें सारे आते हैं। चलिए आइए जी, एक बार केस पढ़ते हैं। कुछ का मानना होता है, रादर मेरा भी मानना था, मैंने केस स्टडीज बहुत कराए हैं सीए फाइनल में, जीएफआरएस में हमने बड़े केस स्टडीज पहले कराए हैं। तो हम बच्चों को कई बार कहते थे आप पहले ना क्वेश्चंस पढ़ लीजिए ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि हाँ कौन कौन से एएस आ रहे हैं। सो मैं दोनों अप्रोचेस लगा के आपको दिखा दूंगा। पहले केस स्टडी में हम लोग पहले क्वेश्चन नहीं, पहले केस पढ़ेंगे। अगले केस स्टडीज में हम पहले क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे। तो जो आपको ठीक लगेगा वो आप कर लीजिएगा पेपर में, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल का चॉइस होता है कि वो किस तरीके से सोचना चाह रहा है। आइए जी, तो ध्यान से पढ़िएगा, केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। सर छोटा ही है, हाँ छोटा ही है, 1 पेज का केस है, पढ़िए जी। आरटीएस लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing of equipments/components. The company has a contract with the Indian Railways for a brake component which is structured such that, तो कंपनी इंडियन रेलवेज को कोई ब्रेक कंपोनेंट बेचता है, इंडियन रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के बारे में बताया गया है। The company's obligation is to deliver the component to the railway stock yard. कंपनी की ऑब्लिगेशन है, रेलवे को माल बेच रहे हैं तो कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि रेलवे के स्टॉक यार्ड तक माल आपको पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा नहीं कौन सा ऐसे। वाइल द डिलीवरी टर्म्स आर एक्स वर्क्स, एक्स वर्क्स मतलब एक्स फैक्ट्री, मतलब हमारा डिलीवरी टर्म्स है कि फैक्ट्री के पार हम माल आपको दे देंगे, आगे ले जाना आपका है, पर ऊपर लिख दिया है कि हम रेलवे के स्टॉक यार्ड तक माल पहुंचाएंगे। The company is responsible for engaging a transporter for the delivery. हाँ, पता क्या होगा, हम फैक्ट्री से बाहर माल भेज देंगे, ट्रांसपोर्टर हम एंगेज कर देंगे, खर्चा रेलवे को बेयर करना पड़ेगा और रेलवे के स्टॉक यार्ड तक माल हम पहुंचा देंगे, ठीक है। ये कहीं सुना लगता है? हाँ सुना हुआ है, अभी याद आ जाएगा। रेलवे सेंड्स एन ऑर्डर फॉर ए डिफाइंड क्वांटिटी, रेलवे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का ऑर्डर देता है।
द कंपनी मैन्युफैक्चर्स द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड इन्फॉर्म्स रेलवेज फॉर कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन। कंपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी का मैन्युफैक्चर करती है और रेलवे को इन्फॉर्म कर देती है फॉर कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन के आइए और इंस्पेक्शन कर लीजिए। रेलवे रिप्रेजेंटेटिव्स विजिट द कंपनीज फैक्ट्री and inspect the component and mark each component with a quality check sticker। रेलवे के लोग आते हैं, कंपोनेंट की इंस्पेक्शन करते हैं और हर एक के ऊपर अपना मार्क लगा के चले जाते हैं जो उनको ठीक लगता है कि हाँ ये कंपोनेंट ठीक बना हुआ है। गुड्स वंस इंस्पेक्टेड बाय रेलवेज आर मार्क्ड विद ए होलोग्राम स्टिकर टू ईयर मार्क फॉर डिलीवरी आइडेंटिफिकेशन बाय द कस्टमर व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स लोकेशन। सो जो रेलवे एक बार डिलीवरी कर देता है उस पर अपना होलोग्राम लगा लेता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिलीवरी की कुछ बातें चल रही हैं। द कंपनी रेजेस एज इनवॉइस वंस इट डिस्पैचेस द गुड्स। बच्चे क्या लग रहा है कि ये कौन सा एस है? छोड़ो सर, बाद में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ आरटीएस इज अंडर डिस्कशन विद द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ क्रिटिकल मैटर एज रिगार्ड्स इट्स अकाउंटिंग विद सब्सिक्वेंट इवेंट्स। लो जी, वो कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके चर्चा कर रहा है। वो कह रहा है मैनेजमेंट इज अंडर डिस्कशन विद ऑडिटर के सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्या करना है, दैट इज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। चलो ये तो हमें पता लग गया, ये तुम्हारा कौन सा एएस है? AS4। मान लो पहला अभी तक आपको पता नहीं लगा, पर ये आपको पता लग गया कि ये आपका कौन सा एएस है? AS4। वो कह रहा है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर चर्चा चल रही है। दे हैव बीन चेकिंग एज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड provide evidence of condition that existed at the end of reporting period। वो कह रहा है बताओ इनमें से कौन से एडजस्टिंग इवेंट्स है। ये किसकी परिभाषा है? एडजस्टिंग इवेंट्स की। जिसको एएस नहीं आते वो वीडियो यहीं पे बंद कर दे, उसको तो समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बताना भूल गया। जिसको एएस नहीं आते वो वीडियो यहीं पे बंद कर दे, क्योंकि यहां तो कोई भी एएस आ जाएगा, अचानक से AS4 आ गया। वो कह रहा है कंपनी चेक कर रही है which one of the following events after the reporting period provide evidence of conditions that existed at the end of reporting period। ये किसकी परिभाषा दी हुई है? एडजस्टिंग इवेंट की। कंपनी इनमें से कुछ एडजस्टिंग इवेंट्स ढूंढने की कोशिश कर रही है। पहला, नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बाय गवर्नमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ अ लीगल क्लेम, राइट्स इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, स्ट्राइक बाय वर्कफोर्स, अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन। अभी कोई आंसर नहीं करना है, वो तो नीचे जाके पढ़ेंगे, पर इतना पता लग गया कि AS4 को लेके कोई चर्चा है। पहले का हालांकि मुझे पता लग गया, बट आपको अभी भी पहले में दिक्कत होगी, पता नहीं क्या पूछा हुआ है। सो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, बाद में देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये AS4 का पार्ट था। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। लो बच्चे, ग्रांट आ गई। AS12 की बात स्टार्ट हो गई। The company has received a grant of rupees 8 crore from the government for setting up a factory in a backward area। बताओ कौन सी ग्रांट है? कौन सी ग्रांट है? बैकवर्ड एरिया वर्ड सुनते ही याद आ जाना चाहिए। ग्रांट इन द नेचर ऑफ क्या? प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड। अरे ये तो हमारी बुक का क्वेश्चन है। कह रहे इस ग्रांट से उसने डिविडेंड बांट दिया है। क्या इस ग्रांट से डिविडेंड बढ़ता है? ना, नहीं बढ़ता। वैसे बताओ, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कहां जाती है? कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, इससे हमारी रिवीजन भी बड़ी और भी हो जाएगी। वैसे तो रिवीजन क्लासेस हम लगा ही रहे हैं, पर इससे हमारी और भी रिवीजन हो जाएगी। ये जो ग्रांट है ये कैपिटल रिजर्व में जाती है, उसने उठा के डिविडेंड बांट दिया, गलत हो गया। The company also received land free of cost from the state government। तो बच्चे लैंड मिली है स्टेट गवर्नमेंट से। ये कौन सी ग्रांट है? ओहो सर, ये तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट होती है। सर ये तो बुक का क्वेश्चन है। मैंने तो पहले ही कहा कि वो बुक के क्वेश्चन लेके एस बना रहे हैं। द कंपनी हैज रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस एज ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंड। उसने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है। अब बताओ, नॉन मॉनेटरी ग्रांट बुक्स में किस वैल्यू पे आती है? सर नॉमिनल वैल्यू पे आती है। सर ये तो बुक का क्वेश्चन है। सर मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ ये बुक का क्वेश्चन है। अब मैं बुक पे जाना नहीं चाहता हूँ कि मैं जाके एक बार दिखाऊं उसको, तो छोड़ो। सो ये बिल्कुल बुक का ही सवाल है। आगे बढ़िए। तो AS12 आ गया। RTS हैज अ सब्सिडरी A लिमिटेड। सब्सिडरी AS21।
विच इज इवेल्युएटिंग इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, अरे नहीं ये तो कुछ और ही है, वो कह रहा है आरटीएस की एक सब्सिडरी है विच इज इवेल्युएटिंग इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर इन नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ द इनपुट. 5,000 metric ton of input were put into process resulting in a wastage of 300 metric ton. Cost per metric ton of input was rupees 1,000. The entire quantity of waste was on the stock at the financial year end. दोबारा पढ़ो और बताओ ये कौन सा एस है, ये भी बुक का क्वेश्चन है. ये भी बुक का ही क्वेश्चन है. बताइए कौन से एस से आया है, आप बता सकते हैं बच्चे? ये AS2 से आया है. ये AS2 का पॉइंट है, ना पता लगे नीचे सवाल पढ़ के पता लग जाएगा. तो ये AS2 से उन्होंने पूछा है. वो कह रहा है ये सब्सिडरी छोड़ो, इसका हमें कुछ नहीं करना है. वो कह रहा है नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ इनपुट. 5,000 मीट्रिक टन इनपुट डाला तो नॉर्मल लॉस हो गया 250. 5,000 का 5%, पर एक्चुअल लॉस हुआ है 300, तो 50 का अब नॉर्मल लॉस है. कॉस्ट पर मीट्रिक टन 1,000 है. एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट भी स्टॉक में पड़ा हुआ है. तो ये बच्चे AS2 से आया है. सर पहला किससे आया है बच्चे? अभी पता लग जाएगा. पहला AS9, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पूछने वाला है इसमें. सर आपको कैसे पता लगा? क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है ना. सो AS9 से पूछा है पहला सवाल. तो आइए, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड केस स्टडी. कि एक AS में 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बातें करी गई हैं और बच्चे कुछ नहीं है, उसने 4 अलग अलग क्वेश्चंस उठाए हैं और आंसर कर दिया. 4 अलग आंसर कर दिया बोल दिया, केस बना दिया. 4 अलग अलग क्वेश्चंस उठाए और उसका केस स्टडी बना दिया. तो क्या इससे हमें डर लगना चाहिए? ना, पहले अलग अलग आते थे, अब 4 इकट्ठे आ गए. रादर अब नीचे क्वेश्चंस पूछेगा तो उसके हमें आंसर करने होंगे बस. तो आ जाइए, मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं. 3 ही सवाल पूछे हैं जी नीचे. फिर आइए जी, पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. जानबूझ के थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं. प्लीज गाइड regarding the accounting treatment of both the grants mentioned above in line with the requirements of AS12. वो कह रहा है जो ऊपर दोनों ग्रांट्स है ना, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दीजिए एज पर AS12. अब जब हम कहते हैं पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, तो इसका ये फायदा होता है कि पता लग जाता है कि हाँ AS12 के ऊपर सवाल पूछेगा ऊपर. और अगला केस स्टडी हम ऐसे ही करेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे फिर केस पढ़ लेंगे. तो जो आपको पेपर में ठीक लगे आप वो कर सकते हैं. कह रहा ग्रांट का ट्रीटमेंट बता दो. तो ये ट्रीटमेंट तो बच्चे हमें वैसे ही पता था कि ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कहां जाती है? कैपिटल रिजर्व में. और नॉन मॉनेटरी ग्रांट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? नॉमिनल वैल्यू पे. तो आइए देखें क्या आंसर है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट. लो जी, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. क्या ग्रांट से डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं दे सकते बच्चे, कैपिटल रिजर्व में जाती है ये ग्रांट. अब डिविडेंड कैसे दे देंगे? देखो, आंसर करने के लिए क्या आंसर है ये तो पता होना ही चाहिए, बट क्या आंसर नहीं है ये भी पता होना चाहिए. आपको पूरी क्लैरिटी होगी तभी आप आंसर दे पाएंगे. तो आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज इनकरेक्ट. हाँ, यहां तक तो ठीक है. इन द सेकेंड केस ऑल्सो नॉट रिकॉर्डिंग लैंड, नहीं एक मिनट, इन द सेकेंड केस नॉट रिकॉर्डिंग लैंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज करेक्ट. नो बच्चे, ये गलत आंसर हो गया. क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज इनकरेक्ट? ये ओके है कि आप ग्रांट में से डिविडेंड नहीं दे सकते, बट क्या लैंड को रिकॉर्ड करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा. किस वैल्यू पे? नॉमिनल वैल्यू पे. जबकि वो कह रहा है कि लैंड को ना रिकॉर्ड करना करेक्ट है. हाँ, वो गलत हो गया. तो ये आंसर भी नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट. आगे पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि ग्रांट से डिविडेंड दे ही नहीं सकते. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज इनकरेक्ट. इन द सेकेंड केस लैंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट नॉमिनल वैल्यू. ये आंसर है. सो ये आंसर आपको पहले ही पता था, बट आपको अच्छे से ऑप्शंस पढ़ने हैं, कूद के आंसर नहीं करना है. चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए, आपको इनफ समय मिलेगा. अब जैसे इसमें 3 ही क्वेश्चन है, इस केस स्टडी में 3 ही क्वेश्चन है, तो ये 6 मार्क्स का केस स्टडी बनेगा पेपर में. सारे एस तो ऊपर 4 थे, अब नहीं पूछे उसने, मैं क्या कर सकता हूं.
आरटीपी का केस है, मेरा नहीं है। तो इसमें 3 ही क्वेश्चंस है, तो 3 क्वेश्चन मतलब ये 6 नंबर का केस स्टडी हो गया। सो आपको इनफ टाइम मिलेगा ये 6 नंबर का केस स्टडी पेपर में करने के लिए। क्लियर है? सो आइए जी, तो ये तो हो गया जी ग्रांट वाला, ये तो इजी था। सेकंड वाला देखते हैं। In respect of A Limited, state with reference to accounting standards notified under the Company Accounting Standard Rules 2006, आपको बताया हुआ है क्लास में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 है। What would be the value of inventory to be recorded in the books of accounts? वो कहता है बताइए इन्वेंट्री को बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चे ये क्वेश्चन है, मैंने पहले बोला AS2 का सवाल है, और AS2 में हम क्या पढ़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ते हैं। तो इसको तो सर सॉल्व करना पड़ेगा। अरे 1 सेकंड का मामला है, लिख के थोड़ा करना है, हवा में कर देना है। इधर देखो कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। पहले टोटल कॉस्ट कितनी है, 5000 इंटू 1000, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट है। नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल इनपुट या नॉर्मल आउटपुट कह सकते हैं, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो इनपुट कितना है 5000, नॉर्मल लॉस कितना है 5000 का 5% 250, और इन्वेंट्री कितनी बचेगी बताओ। 5000 में से 300 वेस्ट हुआ तो 4700 बचेगा। 5000 में से 300 वेस्ट हुआ तो 4700 बचेगा। सो बताइए 5000 इंटू 1000 डिवाइड बाय 4750 इंटू 4700, 49473684, 49473684, एक मिनट, 5000 है ना इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4750 इंटू 4700, हाँ 49473668, ये 4 नहीं है, 49473668, ये आंसर है। अब यही अगर पूरा मान लो AS2 का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया, मुझे लिख के करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहां कुछ करना ही नहीं है, मैंने तो लिख के किया, आपके लिए किया है। अगर मैं पेपर पे करूंगा तो मैं तो कैलकुलेटर पे कर दूंगा इसको। आता होना चाहिए बच्चे, बुक का क्वेश्चन है, आपको आते हैं ये सारे। तो आइए देखें कौन सा ऑप्शन है, ये राजी 49473668। तो जो अगर आप लिख के करना चाहते हैं तो यहां बगल में लिख लीजिए 5000 इंटू 1000 नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इंटू इन्वेंट्री बचेगी कितनी 4700, 300 तो लॉस हो गया ना। तो 49473668, 49473668। सर आप बार बार बोल रहे हो ये हमारी बुक का है, दिखाओ तो सही। लो जी, फिर मैं आपको दिखाई देता हूँ, अब रुको जाओ। तो मुझे किताब ढूंढ लेने दो, मैं आपको दिखाई देता हूं कि ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। आइए जी, सो AS12 और AS16 दोनों हमारी बुक से क्वेश्चन है। हमारी मतलब मैंने कौन सा घर पे बनाई है, ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन नहीं है, मेरे थोड़ा ना है। मेरे मतलब क्लास में करे हुए होने चाहिए, मेरे यहां से करो चाहे इंस्टीट्यूट की बुक से करो, जहां से मर्जी करो, करे हुए होने चाहिए बस। लो जी, ये क्वेश्चन है, ये देखो बैकवर्ड एरिया 200 लाख कंपनी को, नहीं ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो एक ही क्वेश्चन में दोनों पॉइंट आए हुए हैं। हाँ ये कि कंपनी को 8 करोड़ ग्रांट मिली सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया, 2 करोड़ उसने डिविडेंड बांट दिया, फिर लैंड मिली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने रिकॉर्ड नहीं करी। देख लो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सीधा ही आ गया। सो केस स्टडी कोई हवा से चल के नहीं आने वाले हैं, रादर फायदा है, लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और नीचे आंसर दिया रहेगा। AS2 का भी लास्ट बार दिखा रहा हूं और नहीं दिखाऊंगा, जहां मैं बोल रहा हूं कि बुक से आए हैं तो आपको मेरी बात का विश्वास करना है, ठीक है ना। चलिए, वैसे तो जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके बैठा है उसको तो ये याद है, और वो कहेगा हाँ सर ठीक बोल रहे हैं कि बुक से ही आए हैं। सो आइए जी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, कहाँ गया, यहाँ होना चाहिए। ये रहा, ये क्वेश्चन है, देखो ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, चेक कर लो। डाटा भी वही है, 5000, 1000, 5%, 300, डाटा भी वही है, पर यहां पे जो आंसर पूछा है स्टेट विद रेफरेंस और यू वैल्यू द एस, ठीक है। वैसे बताऊं सवाल में एक गलती है, चलो छोड़ो क्या करना है, गलती छोड़ो, क्लियर है। सो पता लग गया। आइए जी, पहला सवाल है जी रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, और ये अच्छा सवाल है और थोड़ी सी आंसर में सब्जेक्टिविटी है,
सर सब्जेक्टिविटी मतलब बच्चे जो आपके एमसीक्यूज है ना, उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आपको 4 में से एक आंसर चुनना है, बट मान लो 2 सूटेबल आंसर बन गए, फिर आपको मोस्ट सूटेबल आंसर चुनना है। वैसे एमसीक्यू में ये पंगा होना नहीं चाहिए। एमसीक्यू बनाने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि मोस्ट सूटेबल का पंगा ना रहे और एक ही करेक्ट आंसर हो। बट अब बच्चे इतना तो ध्यान दिया नहीं जाता है, तो ये पेपर में आपको करना पड़ेगा। आइए ऊपर वाला पैराग्राफ हम दोबारा पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है। When should RTS Limited recognize revenue as per accounting standards notified under company accounting standard rules? वो कह रहा बताओ रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है। Would your answer be different if inspection is normally known to lead to no quality rejection? क्या आपके आंसर में कोई बदलाव होगा अगर इंस्पेक्शन से पहले कभी कोई क्वालिटी रिजेक्शन हुआ नहीं? सर एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अब हमें पता लग गया है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन पूछा है, तो आप जरा एक बार दोबारा पढ़ा दो। पहले आप मुझे बताओ AS 9 क्या बोलता है, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड कर सकते हैं? 3 सिचुएशन है AS 9 में। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ऐसा इससे रिवीजन बड़ी अच्छी होगी ना। एक बार रिवीजन हमने क्लासेस लगा ली, अब दोबारा रिवीजन हो जाएगी। AS 9 क्या बोलता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। पहले ये बताओ केस कौन सा है, ये सेल ऑफ गुड्स का है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन रेलवे के साथ कि उसको क्या बेचने हैं, ब्रेक कंपोनेंट बेचने हैं, तो ये सेल ऑफ गुड्स का सवाल है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कब रिकॉर्ड होता था? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। तो यहां तो कोई कंसिडरेशन है नहीं, ठीक है ना। और पहला होता है ऑनर, दूसरा होता है ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। और जहां ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है वहां डिलीवरी दे दी गई है। जहां ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई वहां क्या दे दी जाए, डिलीवरी दे दी जाए, तो भी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट कई बार डिलीवरी बायर डिले करता है तो फिर भी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इफ डिलीवरी इज सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन, तो तब तक रेवेन्यू आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक इंस्पेक्शन पूरे नहीं हो जाते। स्पेशल केस में लिखा था डिलीवरी सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन। सर मजा नहीं आ रहा, हमें याद नहीं आ रहा सर, तो लो फिर मैं याद भी मैं ही दिलाऊंगा सारा आपको नोट से पढ़ा के। अगले केस में मैं ना नोट्स ढूंढ के लेके आऊंगा, सो आपको नोट्स से पढ़ा के आपको मजा दिलाएंगे पूरा। इधर देखिए पूरी एक एक चीज, जहां मुझे लगेगा कि बच्चे को याद नहीं आ रहा मैं आपको नोट्स पे लेके जाऊंगा। आइए जी, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कहां गया, ये लो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। पहला, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, और goods have been transferred. If goods are not transferred, then all significant risk and rewards have been transferred. वही बात है, मैंने यहाँ अलग तरीके से लिखवाई हुई है कि आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए हैं। ट्रांसफर किसके जरिए होते हैं, डिलीवरी के जरिए, ऑनरशिप के जरिए। फिर कह रहा है अगर गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए तो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए और बायर का उसके ऊपर कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस जब पूरे हो जाए तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। गुड्स हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर यानी कि डिलीवरी के जरिए, और अगर गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए तो सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाने चाहिए। फिर हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे, इधर देखो ये रहे आपके स्पेशल केसेस, और इसमें हमने इंस्पेक्शन वाला केस पढ़ा था। कहां गया, सेल सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन जी, कहां गया है, पहला इंस्टॉलमेंट सेल है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, कंसाइनमेंट सेल, सेल थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये देखो सेल सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन एक ही बात होती है। अब इंस्पेक्शन को अलग से हमने डिस्कस नहीं किया होगा, इंस्टॉलेशन के साथ ही डिस्कस कर दिया होगा। तो जब तक आपकी, हाँ वही है कि जब तक आपकी इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन कि अगर सेल इज सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन तो जब तक आपकी इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आइए जरा अब इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। तो पहले आपको देखना है कि गुड्स ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए। तो पहले तो बच्चे इंस्पेक्शन को छोड़ो थोड़ी देर के लिए,
पहले तो देखो गुड्स ट्रांसफर हुए या नहीं हुए। तो आइए, द कंपनीज ऑब्लिगेशन इज टू डिलीवर द कंपोनेंट टू स्टॉक यार्ड वाइल द डिलीवरी टर्म्स आर एक्स वर्क। मेरे डिलीवरी टर्म्स तो बच्चे एक्स वर्क्स ही हैं। फैक्ट्री से बाहर निकला मैं वेला, हाँ मैं कंपनी ट्रांसपोर्टर अरेंज कर दूंगा, वो ट्रांसपोर्टर जाके गुड्स किसको दे आएगा, रेलवे को दे आएगा। तो अपना तो इतना ही काम है। रेलवे डिफाइंड क्वांटिटी का ऑर्डर देता है, कंपनी मैन्युफैक्चर रिक्वायर्ड क्वांटिटी और रेलवे को बोलती है आके क्या कर लो, इंस्पेक्शन कर दो। रेलवे रिप्रेजेंटेटिव विजिट द कंपनी फैक्ट्री एंड इंस्पेक्ट द कंपोनेंट एंड मार्क ईच कंपोनेंट विद द क्वालिटी चेक। वो आके इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के बाद उस पर स्टिकर लगाते हैं और कंपनी इनवॉइस रेज कर देती है। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस पढ़ता हूं और फिर सोचते हैं। पहला है जी, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पैच ऑफ कंपोनेंट। The assessment would not change even in case where inspection is normally known to lead to no quality rejections। ये सब्जेक्टिविटी वाला सवाल है बच्चे, देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। अब इसमें क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इंस्पेक्शन तो हो गई पर डिलीवरी देना भी तो मेरी जिम्मेवारी है, एक्स वर्क्स होना जरूरी है। क्वेश्चन ने उन्होंने इंस्टीट्यूट ने जो आंसर किया ना वो सारा इंस्पेक्शन के इर्द गिर्द ही कर दिया है, उन्होंने डिलीवरी को ध्यान में ही नहीं रखा है। तो हमें तो बच्चे उनके ऑप्शंस में से ही एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। वैसे लग रहा है डिलीवरी होगी कि नहीं हुई पता ही नहीं है। आंसर क्या है, व्हेन शुड द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज। तो हम बोलेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए जब फैक्ट्री से गुड्स निकल गए, क्योंकि आपका कार्यक्रम तो खत्म हो गया। ठीक है ना, और गुड्स कब निकलेंगे, जब इंस्पेक्शन हो जाएगी तभी निकलेंगे। तो करेक्ट आंसर ये है। बट एमसीक्यू में दिक्कत है कि आपको एमसीक्यू में से चुनना है। वो कह रहा है दो चीजें बताओ, पहले तो बताओ रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, दूसरा बताओ वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शंस। अब देखो ना, सेकंड पार्ट पूछा इंस्पेक्शन पे है कि मतलब इतिहास में जब जब इंस्पेक्शन हुई है क्वालिटी रिजेक्शन नहीं हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कंडीशन तब भी पूरे होने चाहिए। मान लो आपने कहा जी इतिहास में कभी इंस्पेक्शन हुई है तो कभी रिजेक्शन नहीं हुए, हाँ तो क्या आप भी रिजेक्शन नहीं होंगे, ये कोई गारंटी थोड़ा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इंस्पेक्शन पे इतिहास में कभी क्वालिटी रिजेक्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर मुझे ये पढ़ के करना पड़ेगा। पहला कह रहा है रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पैच ऑफ कंपोनेंट्स। लग तो ऐसा ही रहा है कि जब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं होते आप रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन, द असेसमेंट वुड नॉट चेंज। वो कह रहा है इंस्पेक्शन भी रिकॉर्ड कर लो। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पैच ऑफ कंपोनेंट, द इंस्पेक्शन वुड चेंज। ये तो गलत ही है क्योंकि इंस्पेक्शन चेंज नहीं होनी। इंस्पेक्ट असेसमेंट वुड चेंज, इंस्पेक्ट असेसमेंट चेंज नहीं होगा चाहे इंस्पेक्शन से कोई डिफॉल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो जहां लिखा है ना असेसमेंट वुड चेंज, वो आंसर तो वैसे ही गलत है। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट्स टू रेलवे स्टॉक यार्ड, द असेसमेंट वुड चेंज, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि सेकंड पार्ट का आंसर मुझे कंफर्म है। सेकंड पार्ट से दोबारा समझा दो। क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास में जब इंस्पेक्शन हुई है तो कोई इतने डिफॉल्ट निकले नहीं है, नो क्वालिटी रिजेक्शंस। तो इसका मतलब अब हम बाकी कंडीशन चेक ही ना करें, नहीं। तो असेसमेंट पे इस कंडीशन का कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है। तो जहां लिखा है कि असेसमेंट वुड चेंज, असेसमेंट वुड चेंज, वो दोनों तो आंसर ही नहीं है। मतलब आंसर ए और बी में से कोई है। करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से बच्चे इसका ए है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स, असेसमेंट वुड नॉट चेंज। और यहां इन्होंने आंसर बच्चे बी किया है, इन्होंने इंस्पेक्शन को ध्यान में रख के आंसर कर दिया है। देखो अब बात वही है, मेरी चलेगी नहीं, सब्जेक्टिव आंसर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बी गलत है, हमने पढ़ा हुआ है क्लास में इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन के बाद ही आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर बच्चे गुड्स का ट्रांसफर भी तो होना जरूरी है। इन्होंने मेन कंडीशन ही छोड़ दी, ये सीधा इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन पे ही आ गए, इन्होंने मेन कंडीशन ही छोड़ दी। पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट ने आंसर बी किया है। आपने देखा मैंने सी और डी को कैसे खत्म किया, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट का आंसर गलत था कि असेसमेंट चेंज होगी ना। इंस्पेक्शन से कोई क्वालिटी रिजेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इससे आपके आंसर पे कोई असर नहीं है, आपको तो एस 9 फॉलो करना है।
तो सी और डी हमने एलिमिनेट किया, बचे थे ए और बी। मेरे हिसाब से ए होना चाहिए था, पर इंस्टीट्यूट ने आंसर बच्चे बी किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, पर ये आएंगे आपके पेपर में। सो वहां आपको भी बैठ के फिर सोचना ही पड़ेगा, सर अगर हम ए कर जाए तो पता नहीं, फिर मोस्ट प्रॉब्ली तो वो गलत ही होगा। ठीक है ना। सो इसका हम क्या कर सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और उन्होंने आंसर उठा के इंस्पेक्शन पे ही कर दिया है सारा, उन्होंने डिलीवरी ऑफ गुड्स के कंडीशंस को इग्नोर ही कर दिया है। चलो एनी हाउ, अब ध्यान से देखो, पता नहीं किसने केस बनाया है। उसने यहाँ AS4 भी लिखा था, नीचे उसका सवाल ही पूछना भूल गए। क्वेश्चन 3 ही पूछे हैं, ये आंसर दिए हुए बी, डी और डी। सो मैंने आंसर भी नीचे छाप दिए हैं आपके लिए। तो वो AS4 का क्वेश्चन ही पूछना भूल गए। अब ठीक है, भूल गया तो भूल गया, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारा काम थोड़ा उसको याद दिलाना। सो ये था जी हमारा पहला केस, जिसमें 2 क्वेश्चंस तो लड्डू थे। पहला क्वेश्चन भी इजी होता अगर क्वेश्चन में थोड़ी क्लैरिटी से समझाया जाता, पर जब AS9 का क्वेश्चन आएगा ना, तो बिलीव मी ये दिक्कत आने वाली है। तैयार है ना इसके लिए। ठीक है, अब आएगी तो जब आएगी तब देखेंगे। ठीक है ना। सो आपको तो वहां बैठ के आंसर सोचना ही पड़ेगा। सो ये था जी हमारा पहला केस स्टडी। आइए केस स्टडी नंबर 2 पे चलते हैं। केस स्टडी नंबर 2, सर ये कहां से लिया है? ये भी इंस्टीट्यूट का ही है। बोर्ड ऑफ स्टडीज ने ऑनलाइन एक केस डाला है एडवांस अकाउंटिंग का, सिर्फ एक, मैंने वहां से लिया। सो ऑनलाइन में जाएंगे आप तो वहां आपको ये केस दिख जाएगा, उन्हीं का ही है जी, मेरा नहीं है। और ये इंटीग्रेटेड नहीं है, ये नॉर्मल AS7 का क्वेश्चन है। तो सिंपल सवाल है, AS7 के ऊपर है, छोटा सा क्वेश्चन है। आइए, XY agrees to construct a building on behalf of its client GH Limited. On 1/4/24, the expected completion time is 3 years. XY Limited incurs a cost of 30 lakh up to 31 March 25. It is expected that additional cost of 90 lakh would be incurred. Total contract value is 112 लाख। तो बच्चे बहुत सिंपल सा सवाल है। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? 30 लाख। एस्टिमेटेड कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड कितनी है? 90 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 112 लाख। तो रेडीमेड सब कुछ गिवन है। एट 31 मार्च 25 XY लिमिटेड हैज बिल्ड GH लिमिटेड फॉर 42 लाख। तो उसने बिलिंग कर दी है कितने की? 42 लाख की। मतलब उसने अपनी बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा कितने से? 42 लाख से। याद है लास्ट में आता होता था अमाउंट ड्यू टू ऑब्लिग रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो उसके लिए ये चाहिए होता है। अब बच्चे अगर AS याद नहीं है तो पहले जाके AS रिवाइज करिए। मैं यहाँ आपको AS नहीं अभी रिवाइज करा रहा, मेरा काम है सिर्फ ये केस स्टडीज कराना। एज पर द एग्रीमेंट, assume that the work is completed to the extent of 75% by the end of year 2. दूसरे साल तक 75% काम खत्म हो गया है। डाटा सारा पहले साल का दिया है, बीच में पता नहीं दूसरा साल कहां से आ गया, क्योंकि शुरू हुआ है 1/4/24 को, डाटा दिया है 31 मार्च 25 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय XY लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। पहले साल कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? तो क्या बोलता है AS7? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। तो पहला काम होता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। तो 30 डिवाइड बाय 120, तो 25% इज योर स्टेज ऑफ कंप्लीशन। और 112 लाख का 25% रेवेन्यू। लो जी 6.25 लाख है, ये हुए। नीचे तो वो आंसर ही नहीं है। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय XY लिमिटेड फॉर द 31 मार्च 2025, बन तो यही रहा है भाई। 112 लाख का, नहीं मैंने गलत किया, कैलकुलेशन गलत की, 28 लाख ठीक तो है। तो ये आंसर है आपका। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। क्वेश्चन 2, टोटल एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 1। बच्चे अब आपको चेक करना पड़ेगा इस पे कोई प्रोविजन फॉर लॉस तो नहीं बन रहा, जो कि बन रहा है। बन रहा है, हाँ बन जाएगा ना। इधर देखो, लॉस कैसे निकालते थे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 112। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 120। तो 8 का टोटल, आप 8 का आपका प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। इसमें से माइनस कर दीजिए लॉस ऑफ करंट ईयर,
अब करंट ईयर का लॉस निकालना पड़ेगा। 28 माइनस 30 करेंगे तो करंट ईयर का लॉस 2 आएगा। तो आपको 6 करोड़ की 6 लाख की प्रोविजन बनानी पड़ेगी। तो आपका पहले साल का खर्चा है 30 लाख और 6 लाख की प्रोविजन, तो आपका आंसर होगा 36 लाख। सर ये क्या किया आपने? अरे इधर देखो, ये किया है, इधर देखो, आपको बताया हुआ है ना। पहले मैं पूरा सवाल ही करा देता हूँ। इधर देखो, सब पॉइंट 1 में हमने निकाली क्या? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलती है? एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई 25%। स्टेप नंबर 2, ऐसे नहीं करना आपको पेपर में, आपको वैसे करना है जैसे मैंने अभी किया है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, तो 112 लाख का 25%, तो 112 का 25% 28 लाख। स्टेप 3 में हम प्रोविजन चेक करते होते हैं। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, पहले प्रॉफिट निकाल लें, पहले प्रॉफिट निकाल लें। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 28 माइनस पहले साल की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है? 30, तो 2 लाख का लॉस है। फिर हमने आपको बताया था कि अगर लॉस आता है तो प्रोविजन बनती है। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 112 लाख। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 90 प्लस 30, 120 लाख। टोटल लॉस होगा 8 लाख माइनस लॉस ऑफ करंट ईयर कितना? 2 लाख। तो 6 लाख की आपको प्रोविजन बनानी है। अब जब P&L बनाते हैं तो इसमें कॉस्ट डालेंगे कितनी? 30 लाख और प्रोविजन डालेंगे कितना? 6 लाख। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 36 लाख। ये आपका एक्सपेंस हो गया कितना? 36 लाख। देख के आंसर करना है, कई जहां 30 लाख का आंसर कराएंगे। 30 लाख इज नॉट योर आंसर, योर आंसर इज 36 लैक्स, बिकॉज 6 लाख की क्या बनानी है? प्रोविजन भी बनानी है। थर्ड, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 2, तो ईयर 2 में 75% काम खत्म हो गया। तो 112 इंटू 75%, 112 इंटू 75%, 84 माइनस पिछले साल का रेवेन्यू माइनस कर दीजिए। कितना था पिछले साल का? 28। सो 84 माइनस 28, 56। तो सी आंसर है। तो ये तो सिंपल बुक के सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं। AS7 में एक ही तरह के तो सवाल है, तो ये सिंपल बुक का क्वेश्चन ही आपको करना था। ठीक है, बस उसने नीचे केस बना दिए। बच्चे ऐसे ही आने हैं, ये कुछ अलग नहीं है। अगर आपको AS7 आता है तो MCQs आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप आराम से ये कर लेंगे। क्लियर? सर ये लिखना है हमें, तो ये लिख लो फिर एक बार आंसर। बच्चे लिख लो ना, और कल को आंसर करने लगे पता ही ना लगे आंसर आया कैसे है। सो आंसर लिख लो एक बार। ओके चले, तो ये दूसरा केस तो बहुत ही सिंपल था। पहले केस को देखो कितना टाइम लगा, सेकंड में तो कुछ भी नहीं था। जो सिंगल AS के ऊपर आएगा ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और केस है जी, आपके MTB में पूछा है, May 24 के MTB में पूछा है, और ये भी इंटीग्रेटेड केस ही है। तो इंटीग्रेटेड केस है तो फिर ठीक है, पहले इस बार हम उल्टा स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि सवाल किसके ऊपर पूछा है। ठीक है, आइए जी। पहला सवाल है, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो AS9 के ऊपर कुछ पूछा है। प्लीज सजेस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बाप रे बाप, ये भी पूछ लिया है सर। ये कहां पढ़ा था हमने? ये आपको पढ़ाया था AS11 में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है फॉरेन एक्सचेंज खरीदने का, आज से 3 महीने बाद आप डॉलर लेंगे। दो तरह के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेकुलेशन। देखेंगे AS11 पे पूछा है। You are requested to advise the company in respect of accounting treatment of above scheme related to employee benefit. Which scheme should be considered as change in accounting policy? बच्चे AS5, ये अकाउंटिंग पॉलिसी, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये सब चीजें कहाँ आती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 में आती हैं। तो AS5 आपसे पूछा गया है। प्लीज कमेंट, प्लीज पूछ रहे हैं रिगार्डिंग कंसोलिडेशन रिक्वायरमेंट फॉर सीज लिमिटेड यूजिंग द बिलो मेंशन्ड ऑप्शंस। तो कंसोलिडेशन के तो 3 AS थे, यहाँ 23% है, तो लग रहा है AS 23 ही होगा, क्योंकि बिकॉज 33% पे तो एसोसिएट होता है ना,
तो AS 23 हो सकता है, AS 27 हो सकता है, AS 21 भी हो सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन के तो हमारे पास 3 AS थे। तो लो जी, तो ये भी इंटीग्रेटेड केस है, 4 AS के ऊपर सवाल है, 9, 11, 5 और कंसोलिडेशन के कुछ AS हैं। सो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और केस पढ़ते हैं। छोटा सा ही केस है, कोई बड़ा नहीं है। Seas Limited, the company is in the business of tour and travel. It sells holiday package to the customers. The company negotiates upfront with the airlines for specified number of seats in flight. बच्चे, कंपनी टूर एंड ट्रेवल का काम करती है। किसका काम करती है? टूर एंड ट्रेवल का काम करती है और हॉलीडे पैकेज बेचती है। The company negotiates upfront with the airlines for specified number of seats in the flight. कंपनी एयरलाइन के साथ पहले नेगोशिएट करके कुछ सीट्स की बात कर लेती है। द कंपनी एग्रीज टू बाय अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टिकट्स। कंपनी कुछ टिकट्स पहले ही खरीद लेती है एंड पे फॉर दोज टिकट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज एबल टू रीसेल ऑल ऑफ दोज इन द पैकेज। सिंपल भाषा में समझो, आप एक टूर ऑपरेटर हैं और इंडिगो एक एयरलाइन है। अब टूर ऑपरेटर ने एयरलाइन से पहले ही बात कर ली है और एयरलाइन से टिकट्स आपने आज ही खरीद लिए हैं और आज आपने पैसे भी दे दिए हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये टिकट आप बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, आपने पैसे दे दिए हैं। रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज एबल टू रीसेल ऑल ऑफ दोज इन द पैकेज। आज आपने स्पेसिफिक नंबर, मान ले मैंने कहा मेरे 15 टिकट बुक कर दो और मैंने आपको पैसे दे दिए टिकट्स के। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं ये टिकट बेच पाऊंगा या नहीं बेच पाऊंगा, मैंने ये टिकट्स खरीद लिए। द रेट पेड बाय द कंपनी फॉर ईच टिकट परचेज्ड इज नेगोशिएटेड एंड एग्रीड इन एडवांस। रेट पहले से नेगोशिएटेड और तय है। द कंपनी ऑल्सो असिस्ट द कस्टमर इन रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइंस। कंपनी ने अगर कस्टमर को कोई कंप्लेंट आती है तो कंपनी उसको भी रिजॉल्व कर देती है, ठीक है ना, मेरी एयरलाइन से बात चल ही रही होती है। However, each airline is responsible for fulfilling obligations associated with the ticket. अब बच्चे, जहाज तो एयरलाइन ने चलाने हैं ना, वो तो टूर ऑपरेटर नहीं चलाएगा। Including remedies to customer for dissatisfaction with the service. सर ये क्या कहानी है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, अद्दो को तो याद ही नहीं आएगा ये क्या कहानी है। What would be the basis for revenue recognition for Seas Limited? वो कह रहा है बताओ Seas Limited revenue कैसे रिकॉर्ड करे as per AS. Gross basis, net basis, depends on accounting policy of the company. Indian GAAP allows a choice to the company to recognize revenue on gross basis or net basis. So बच्चे वो कह रहा है बताओ, ये जो कहानी पढ़ के बताओ कि हम रेवेन्यू ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करें, नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करें या अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करें। डिपेंड्स ऑन, या चॉइस है कि जो मर्जी कर ले। अब अद्दों को तो याद भी नहीं आएगा कि हमने पढ़ा हुआ था कि नहीं पढ़ा हुआ था। बच्चे, हमने पढ़ा था एजेंसी रिलेशनशिप। ले लो, AS 9 फिर आ गया, तो AS 9 हमारे पास ही है। सो एजेंसी रिलेशनशिप के ऊपर हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। कहाँ गया, ये देखो। और वहां भी हमने टिकट का एग्जाम्पल दिया है IRCTC का, और वहां भी इंडियन रेलवे ही है। चलो, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो टूर ऑपरेटर है वो एजेंट है कि प्रिंसिपल है। बच्चे सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री रिस्क किसका है? टूर ऑपरेटर का है। अगर टिकट ना बिके, जैसे हम जोमेटो का एग्जांपल देते थे कि जोमेटो का रिस्क होता है खाने को लेके ना, खाने का रिस्क रेस्टोरेंट का है, कस्टमर का है। जोमेटो सिर्फ एजेंट है, तो एजेंट टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करता, एजेंट सिर्फ कमीशन इनकम रिकॉर्ड करता है। जबकि अगर आप प्रिंसिपल है, आप टिकट खुद खरीद के आगे बेच रहे हैं और इन्वेंट्री रिस्क आपका है, अगर टिकट ना बिके तो आप वापस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप प्रिंसिपल है और आप रेवेन्यू ग्रॉस बेसिस पे ही रिकॉर्ड करेंगे, कमीशन इनकम रिकॉर्ड आप नहीं करेंगे। सो इधर देखो, जोमेटो का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये क्या लिखा है? इन केस ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप वी नीड टू डिटर्मिन विच पार्टी इज प्रिंसिपल एंड विच पार्टी इज एजेंट। पर्सन हु बेयर्स द ऑब्लिगेशन टू सेल हैज ऑल द रिस्क and also fixes the price of product is called principal and other party is called agent. आप एक और भी लिख सकते हैं, those who have inventory risk, those who have inventory risk
इज प्रिंसिपल, इज प्रिंसिपल। इन्वेंट्री रिस्क मतलब अगर टिकट ना बिके तो अब आप एयरलाइन को वापस नहीं कर सकते, और ये लिखा हुआ है सवाल पे। क्लियर है। और एजेंट क्या रिकॉर्ड करता है? कमीशन इनकम, जबकि जोमेटो एजेंट है रेस्टोरेंट्स का, जबकि प्रिंसिपल ग्रॉस बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, नेट बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इसका आंसर ए है, एंड दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें कोई गलती नहीं थी, बहुत बढ़िया सवाल था। ज्यादातर बच्चे शायद इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे पेपर में कि ये किस पॉइंट से सवाल आया है। बच्चे बहुत तगड़ी आपकी रिवीजन होनी चाहिए, तब जाके बात बननी है। कितने पॉइंट्स हमने किए हैं? 27 एएस है टोटल, है ना, और 6 चैप्टर है। कितने पॉइंट्स हमने किए हैं? कौन से पॉइंट से उठ के क्वेश्चन आ जाएगा आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। क्लियर है। और ये नया सवाल था, एक आधा तो नया आएगा। सो ये नया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल था। मुझे नहीं पता पेपर में वही कनेक्ट कर पाएगा जिसकी जबरदस्त वाली तैयारी है, अदरवाइज तो कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लो जी सेकंड क्वेश्चन आ गया, फॉर 3 months ऑफ $1 1 लाख ऑन 1 मार्च 24 एट $83.10। तो 1 मार्च 24 को आपने 3 month $1 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, तो आपने डॉलर बाय करने हैं। तो $1 लाख का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 3 महीने बाद उसकी सेटलमेंट है, और खरीदा है एट द रेट ऑफ $1 इज इक्वल टू 83.10 फॉरवर्ड रेट। याद है इसका नाम क्या था? फॉरवर्ड रेट। तो 83.10 पे आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, और उस दिन एक्सचेंज रेट है 83.02 यानी कि स्पॉट रेट। $1 इज इक्वल टू 83.20 यानी कि 02 स्पॉट रेट। तो आपको फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है और आपको स्पॉट रेट भी दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 24, यहां पे 1 महीना ही हुआ है, when the company closed its books exchange rate was $1 is equal to 83.5। अब पता नहीं है फॉरवर्ड रेट है कि स्पॉट रेट है, देखो ऐसे ही सवाल बना दिए जाते हैं, बताया ही नहीं है कि ये फॉरवर्ड रेट है या ये स्पॉट रेट है। ऑन 1/4/24 द कंपनी डिसाइडेड टू प्रीमेच्योर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। 1/4/24 को उसने प्रीमेच्योर सेटलमेंट किया है, इसको आपको सीए फाइनल में पढ़ाएंगे, दिस इज कॉल्ड अर्ली डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी। अब इस सवाल में एक पंगा है, ये पंगे वाला क्वेश्चन है। सर क्या पंगा है? क्वेश्चन ने बताया ही नहीं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। हमने पढ़ा था कि 2 तरह के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं। पहला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग, और दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेकुलेशन। 2 तरह के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेकुलेशन। सवाल बताना ही भूल गया कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, क्योंकि आंसर तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। याद है क्या आंसर था? अगर फॉरवर्ड, अच्छा पहले हेजिंग वाला कौन सा होता था? हेजिंग वाला होता था जहां हमने विदेश से कुछ खरीदा है और हमें डॉलर पे करने हैं, तो हम आज ही जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमें इस भाव पे डॉलर मिल जाए। मतलब आपकी एक ऑलरेडी पोजीशन होती थी, आप उसको हेज करते थे। और स्पेकुलेशन होता है सट्टा, कि आपकी पोजीशन कोई नहीं है, आप ऐसे आपको लगता है डॉलर का रेट बढ़ जाएगा और आपने आज जाके डॉलर खरीद लिया कि चल कल को जब रेट बढ़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। अब क्वेश्चन ने बताया नहीं है पर एक छोटा सा हिंट दिया है। वो कह रहे हैं हमने प्रीमेच्योर सेटलमेंट करी है, सेटलमेंट करी है ड्यू टू सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। बच्चे स्पेकुलेशन वाले में सेटलमेंट नहीं होती, वहां तो आपको बेच के अपना कॉन्ट्रैक्ट निकलना होता है, आप कभी भी बेच के निकल सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट ने इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग मान के किया है। वो कह रहे हैं ये हिंट मानो कि हमने प्रीमेच्योर सेटलमेंट करी है, ये इसलिए करी होगी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को हमने हेज किया है वहां हमें जल्दी पैसे देने पड़ गए होंगे। पर शेयर नॉनसेंस, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। एमसीक्यू में तो तुम क्लैरिटी से बोलो, क्योंकि नीचे ऑप्शंस दोनों के दिए हैं। अभी हमें ट्रीटमेंट इतनी याद आ रहा है AS11 का क्या था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। हेजिंग के केस में फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट निकालते थे और उसको कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ में राइट ऑफ करते थे, जबकि स्पेकुलेशन के केस में ये नहीं करते थे, वहां मार्क टू मार्केट करते थे, हर बैलेंस शीट डेट पे गेन लॉस निकालते थे और पीएल में डालते थे। हेजिंग के केस में वैसे तो पूछे फॉरवर्ड प्रीमियम कितना है, तो फॉरवर्ड प्रीमियम ये रहा,
83.02 और 83.10, 83.10 माइनस 83.02 इंटू डॉलर 1 लाख, दिस इज योर फॉरवर्ड प्रीमियम, 80,000 रुपये आएगा। दिस इज योर फॉरवर्ड प्रीमियम, और 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। 83.10 माइनस 83.02 भाई 80,000 रुपये आएगा, 8,000, 8,000, और 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये 8,000 3 महीने में राइट ऑफ होना चाहिए। पर स्पेकुलेशन में ये नहीं होता है। स्पेकुलेशन में तो हम ईयर एंड पे जाते हैं और गेन लॉस निकालते हैं। हालांकि आप गेन लॉस भी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ एक ही रेट दिए। गेन लॉस निकालने के लिए 31 मार्च का फॉरवर्ड रेट भी चाहिए और स्पॉट रेट भी चाहिए। तो इस सवाल में बहुत पंगे हैं, देखते हैं। आइए सवाल पढ़िए। प्लीज सजेस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान रखना, इन्होंने हेजिंग मान के किया हुआ है। सर हमें क्या मानना है मुझे नहीं पता, आप भी हेजिंग ही मान लीजिएगा, क्योंकि स्पेकुलेशन का क्वेश्चन इन्होंने कभी दिया ही नहीं आज तक। इन्होंने जब भी सवाल दिया है आज तक, जितनी बार पेपर में आया है, सर दिखाओ ना, हमने तो याद ही नहीं आ रहा सर, AS11 का क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है ये वाला, आप ऐसे ही बोली जा रहे हो हमने किया हुआ है। अरे भाई मैंने कराया है, मुझे तो याद ही है ना। ये देखो, और ये 4 बार पेपर में आया हुआ है पहले भी। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। पर यहां लिखा हुआ था कि आपने एक प्लांट खरीदा है, आपने उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हेज किया है। जो ये सवाल है उसमें ये लाइन मिसिंग है कि आपने कुछ खरीदा है, ये लाइन मिसिंग है। और ये कितनी बार पेपर में आया देखो। सो इंस्टीट्यूट ने जब भी, नीचे नीचे स्पेकुलेशन का है, अब स्पेकुलेशन का भी स्टडी का ही सम है, पर ये कभी पेपर में नहीं आया। इन्होंने जब भी पेपर में सवाल दिया है वो हेजिंग का ही दिया है, तो आप भी हेजिंग मान के कर दीजिएगा पेपर में। आइए क्या आंसर है पूछा है। MTM ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन 31 मार्च। अगर स्पेकुलेशन होता तो यही आंसर था। मैंने एज इट इज लैंग्वेज लिखवाई हुई है कि मार्क टू मार्केट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? मार्क टू मार्केट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर दिखाओ कहां लिखवाया हुआ है। AS11 ढूंढ लेते हैं, कहीं दूसरे वाले में ना हो। इधर उधर रहता है ना सामान, कुछ उधर होता है, कुछ 2 2 3 3 तो आई पे ये है हमारे पास AS11। सो एज इट इज मैंने आपको लैंग्वेज लिखवाई हुई है कि मार्क टू मार्केट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इधर देखो, यार अब मिलता ही नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो कराया हुआ है, हद हो गई है। 25 दूसरे वाले में है, इसमें नोट्स पूरे नहीं है। सो आप अपनी कॉपी पे देख लीजिएगा कि मार्क टू मार्केट हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, मैं देख के बताता हूँ। जैसे आज मैं लेके नहीं आया हूँ, अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए लेके आऊं। अब बोल दिया है तो दिखाना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगता है। तो आप जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर दीजिए, जब तक मैं ढूंढ रहा हूँ आप फॉरवर्ड कर दीजिए। आप अपना समय ना वेस्ट करिए, आप जल्दी जल्दी से फॉरवर्ड कर दीजिए। जब तक मैं ढूंढ रहा हूँ आप फॉरवर्ड करिए। अभी मुझे एस मिल गया है। अभी भी नहीं मिला है। आप फॉरवर्ड करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, मैं तो ढूंढ के रहूंगा आज। मिल गया जी। देखो अपने लिखे हुए नोट्स ढूंढने में कितना टाइम लगता है। ये देखो, वेन एवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड ऑफ स्पेकुलेशन देन एट ईच बैलेंस शीट डेट एनी गेन और लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। लो मैं आपको यहाँ ट्रांसफर करके भी दिखा देता हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता लगे कि कुछ नहीं आ रहा है पेपर में। मैं को अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सबने कराए होते हैं ये इसलिए है कि आपको पता लगे कि ये यही सब चीजें आती हैं जी पेपर में, कुछ नया नहीं आने वाला है पेपर में। इधर देखो, आगे से मैं ढूंढ के बैठूंगा जरा।
ये देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेकुलेशन में क्या करना होता है, गेन और लॉस, और इसी को एमटीएम बोलते हैं कि गेन और लॉस चुपचाप जाइए पीएनएल में डाल दीजिए एट ईच बैलेंस शीट डेट, जबकि यहां फॉरवर्ड प्रीमियम रिकॉर्ड करिए। ठीक है, सो अगर स्पेकुलेशन होता तो यही आंसर होता, पर उन्होंने स्पेकुलेशन मान के किया ही नहीं है। तो आगे पढ़िए, एमटीएम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन 31 मार्च एंड ओनली इफ देयर इज लॉस। क्या बात कर रहे हो कि एमटीएम तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, क्योंकि मान के कर रहे हैं कि हेजिंग वाला है। नो अकाउंटिंग विल बी डन, ये भी गलत है। प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस, ब्रैकेट में लिख लो, अज्यूमिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग। तो आप भी पेपर में यही मानिएगा कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, हेजिंग वाला। देखो कैलकुलेशन ही मांगी है सवाल ने, जबकि कैलकुलेशन वो मांग सकता था कि कितना प्रीमियम है, कैलकुलेशन मांगी नहीं क्वेश्चन ने। कह रहा है सिंपल आप बता, थ्योरी में आंसर कर दो बस। पता है हम सवाल ना भी ना पढ़ते तो भी आंसर हो जाता, बट एक ही पंगा था कि प्रीमियम जो है वो निकालने को ना बोल देता, बोल भी देता, हम निकाल देते। ये है प्रीमियम 8,000, मैंने पहले निकाला है। सो ये डी आंसर है, ये मानते हुए। ठीक है, सो ये थोड़ा सा पंगे वाला केस है, पंगे वाला क्वेश्चन था। आगे पढ़िए, द कंपनी इज इवेल्युएटिंग बिलो मेंशन्ड स्कीम्स, introduction of a formal retirement gratuity scheme by employer in replace of ad hoc ex gratia payment। अरे बाप रे, ये तो AS 5 का छपा हुआ आ गया बुक से। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस, सच एम्प्लॉइज विल गेट पेंशन। बच्चे ये तो मैं समझाऊंगा भी नहीं, हमने AS 5 में अच्छे से किया हुआ है कि ये दोनों ही चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होते। वो कह रहा है मैनेजमेंट ने पहले पेंशन देते थे जो रिटायर होते थे 5 ईयर ऑफ सर्विस अर्लियर, अब पहले हम पेंशन नहीं देते थे, अब हम पेंशन दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अकाउंटिंग पॉलिसी भाई, ये तो मैनेजमेंट का एक डिसीजन है। और पहले आप फॉर्मल ग्रेचुइट रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम देते थे, अब आप फॉर्मल दे रहे हैं, पहले आप एडहॉक देते थे, मतलब पहले आप मर्जी से देते थे, अब आपने एक तरीका बना लिया देने का। तो इसमें अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, और ये एज इट इज AS 5 से छपा हुआ क्वेश्चन आया है। तो देखिए बुक के क्वेश्चंस को अच्छे से कर जाइए, मतलब इसी में से ही केस आने हैं, इसी में से ही सब कुछ आना है। सो ये बुक का छपा हुआ क्वेश्चन, और ये दो केस कई बार आ चुके हैं। ये देखो, ये दोनों इधर भी हैं, इधर देखो, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन to those employees who have retired after completing ad hoc ex gratia payment। ये देखो, ये भी है, ये सीधा भी आया हुआ है, ये तो एक केस का पार्ट बन के आया है, ये एज इट इज भी आया हुआ है। कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन आया पेपर में, ये वाला है, चेक कर लो, बिल्कुल सेम है। तो दोनों केसेस में ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और यही हमारा सवाल था। क्या क्वेश्चन था कि क्या इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मान सकते हैं, तो किसी को भी नहीं मान सकते थी। तो A1 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, गलत। 1 नॉट चेंज, दूसरा चेंज, गलत। नॉट चेंज बिल्कुल ठीक। पहला भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो ये बुक से ही क्वेश्चन आया सीधा। आगे बढ़ जाओ, ये क्या पूछा है, प्लीज कमेंट रिगार्डिंग कंसोलिडेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सीज लिमिटेड एंड ADI लिमिटेड यूजिंग बिलो मेंशन्ड ऑप्शंस। तो लास्ट में कुछ ADI लिमिटेड के बारे में कुछ बोला गया है, आइए जी। सीज लिमिटेड हैज अ सब्सिडरी ADI लिमिटेड विच इज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हैविंग टर्नओवर ऑफ 200 करोड़। तो सीज की कोई सब्सिडरी है ADI लिमिटेड जिसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, टर्नओवर 200 करोड़ है। सीज लिमिटेड एंड ADI लिमिटेड होल्ड 9% एंड 23% रिस्पेक्टिवली इन एन एसोसिएट कंपनी। लो बच्चे, हम तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक S लिमिटेड है, एक ADI लिमिटेड है। S लिमिटेड जो है वो ADI की सब्सिडरी है, मान लो इसके पास 75% शेयर है, मैंने मन से ही बोल दिया। ADI लिमिटेड S लिमिटेड की सब्सिडरी है। सीज लिमिटेड एंड ADI लिमिटेड होल्ड 9% एंड 23% रिस्पेक्टिवली इन एसोसिएट एसॉक लिमिटेड। सीज लिमिटेड होल्ड करता है एसॉक में 9%, ADI होल्ड करता है 23%। एसॉक लिमिटेड, बोथ सीज लिमिटेड एंड ADI लिमिटेड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो कह रहा है S भी CBS बनाता है, ADI भी CFS बनाता है। बच्चे वो यही पूछेगा, बताओ ये एसोसिएट, इसका क्या करना है, क्या ये एसोसिएट है? हाँ, किसकी? ADI की भी और S की भी।
एडीआई का डायरेक्ट एसोसिएट और एस का इनडायरेक्ट एसोसिएट। इनडायरेक्ट एसोसिएट हमने कहां पढ़ा था? इनडायरेक्ट एसोसिएट हमने पढ़ा था एएस 18 में। तो एडीआई का तो डायरेक्ट एसोसिएट है, क्योंकि 20% से ऊपर हम एसोसिएट मानते हैं, तो वो एएस 23 लगाएगा। एस के लिए क्या है? इनडायरेक्ट एसोसिएट है, और एस भी क्या लगाएगा? एएस 23 ही लगाएगा। ठीक है, आइए पढ़े। ADI Limited would use equity method of accounting. Seas Limited would consolidate ADI Limited and consequently automatically equity account 23% and separate account balance 9% as per AS 13। नहीं, गलत है। कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहा है, इधर देखो, यही सवाल था ना। एस लिमिटेड, एडीआई लिमिटेड, एसॉक लिमिटेड। एस का 9% हिस्सा है, इसका 23% हिस्सा है, और ये इसकी सब्सिडरी है। वो कह रहा है एस जो है वो एडीआई को तो कंसोलिडेट करेगा, साथ में ये अपने आप कंसोलिडेट हो गया। क्यों? क्योंकि एडीआई इसके ऊपर इक्विटी मेथड लगाएगा, तो जब ये इसकी बैलेंस शीट में आएगा, इसकी बैलेंस शीट इसके साथ कंसोलिडेट हुई। वो कह रहा है 23% तो सीधा ही कंसोलिडेट हो गया। ये 9% एस लिमिटेड एएस 13 के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेगा। गलत बच्चे, एस लिमिटेड टोटल 23 + 9 टोटल शेयर रिकॉर्ड करेगा। ये आंसर नहीं है। ADI Limited would account for 23% in ESOP as per AS 13। ये तो पढ़ना ही नहीं है। 23% पे AS 13 थोड़ा लगता है, 23% पे AS 23 लगता है, एसोसिएट। ADI Limited would account for 23% share in ESOP using equity method। बिल्कुल ठीक, इक्विटी मेथड AS 23 में हमने पढ़ा हुआ है। S Limited would consolidate ADI Limited and consequently automatically account for A Limited 23% share and separately account for 9% share in ESOP using equity method of accounting in consolidated financial statements। बिल्कुल ठीक बच्चे, वो 23 + 9 टोटल को एज ए एसोसिएट मान के ही कंसोलिडेट कर लेगा। बट दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन ड्यू टू लैंग्वेज। समझा मैंने पहले ही दिया था कि एस लिमिटेड एसॉप को बुक्स में लेने वाला है एज पर AS 23, क्या मान के? इनडायरेक्ट एसोसिएट मान के। पर जो लैंग्वेज लिखी गई है वो बच्चे को तंग करेगी पेपर में। बहुत खतरनाक टाइप लैंग्वेज लिखी गई कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सो बहुत अजीब सी लैंग्वेज लिखी गई है, बट अब जो है सो है। तो इस केस को हम रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक ही पंगा था इसमें कि उसमें बताया नहीं था कि स्पेकुलेशन वाला है कि हेजिंग वाला है, वो मैंने आपको बता दिया। कभी भी सवाल आया आप हेजिंग मान के ही करिए, क्योंकि स्पेकुलेशन का इन्होंने कभी दिया ही नहीं है। ये हमेशा कौन सा केस देते हैं? हेजिंग वाला ही देते हैं। सो आप हेजिंग वाला ही कराइएगा। क्लियर हो गया सर? एक बात तो समझ में आ गई सर। सर ये दिमाग खाएंगे पेपर में सर। बच्चे दिमाग उसका खाएंगे जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है। जिसकी तैयारी अच्छी है उसको क्या दिक्कत होगी बताओ? वो तो कर ही लेगा। सो जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, हाँ, वो तो फंस गया, क्योंकि उसको तो 4 AS एक ही सवाल में लगाने पड़ेंगे। ऊपर से लैंग्वेज टफ आती है, ऊपर से इंस्टीट्यूट साइलेंट रहता है। तो ये तो पंगा है। और ऊपर से कौन से पॉइंट के ऊपर सवाल आ गया, ये भी दिक्कत रहेगी। सो जबरदस्त वाली तैयारी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। चलिए, सो ये केस भी हमारा इससे। चलिए आइए जी, सो नेक्स्ट केस, एक और केस देखते हैं। तो ये बच्चे 2-2 नंबर के MCQs हैं। ये 8 नंबर का केस MTP में आया था। क्लियर है? आइए एक और देखते हैं। सो केस स्टडी 4 पे आइए। अगेन MTP में 24 में पूछा है। ये बच्चे AS 10 प्रेडोमिनेंटली प्लस AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, इन दोनों के ऊपर ये केस है। और आपको जान के थोड़ा सा अचंभा होगा, पता है इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन कहां से लिया है? CA फाइनल के स्टडी मटेरियल में इंड AS 16। तो इंड AS 16 काफी हद तक AS 10 के जैसा ही है, कुछ बातों को छोड़ के। तो उन्होंने वहां से ये केस लिया है। तो सर ये हमसे CA फाइनल भी पूछ लेंगे। तो बच्चों फाइनल में कुछ नया, जहां सेम बात है तो पूछ ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो जो आप AS 10 पढ़ते हो, CA फाइनल में ऑलमोस्ट सेम क्या है? AS 16 है। तो पूछने को वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? और ये अगेन बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने AS 10 में आपको एक क्वेश्चन कराया था, आपके स्टडी मटेरियल में भी इस तरह का क्वेश्चन है।
अपनी बुक में था वो, बड़ा सा सवाल था जिसमें एक ही क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स लग जाते थे। ये भी कुछ वैसा ही सवाल है, आइए ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रेडोमिनेंटली एक ही एएस के ऊपर है तो पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, पता है जो एक एएस के ऊपर होगा वहां बेटर होता है कि पहले केस ही पढ़ लिया जाए, पर सर हमें कैसे पता लगेगा पेपर में। आप पहले केस पढ़ लिया करो, एक मोटा मोटा स्टडी रीड कर लिया करो, उसके बाद आप एमसीक्यूज पे आया करो। ठीक है, सो आइए केस पढ़ते हैं। ऑन 1/4/22 शुभम लिमिटेड परचेज्ड सम लैंड फॉर 30 लाख फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। तो एक लैंड खरीदी है जी, कितने की? 30 लाख की। दिस कॉस्ट ऑफ 30 लाख इंक्लूडेड लीगल कॉस्ट ऑफ 2 लाख इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस लैंड। इसमें 2 लाख रुपया लीगल कॉस्ट का भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा होना चाहिए? यस, जुड़ता ही है। परचेज्ड पीपी, परचेज्ड पीपी क्या होता है कि आप सारे खर्चे ऐड करते हैं परचेज पे। कंस्ट्रक्शन वर्क कुड स्टार्ट ऑन 1 मई। लो जी, कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट हुआ है? 1 मई को स्टार्ट हुआ है। एंड शुभम लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेटिंग टू इट्स कंस्ट्रक्शन। तो ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई का सवाल लग रहा है। लैंड खरीदी है, सिर्फ लैंड परचेज्ड है, अदरवाइज ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई है। और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई बुक्स में किस प्राइस पे आता है, किस वैल्यू पे आता है? एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड पे आता है। तो ये टेक्निकली सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई का क्वेश्चन है। आप बताते जाना क्या ऐड होगा। क्या प्रेपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड ऐड होगा? यस, 80,000। ये 30 लाख है। एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं, पर मंथ 29,000 है। अब कितने महीने कंस्ट्रक्शन चली है वो देखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई थी? 1 मई को स्टार्ट हुई थी। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल ऐड होगा, 21,24,000। कॉस्ट ऑफ रेलोकेटिंग एम्प्लॉइज, नहीं, रेलोकेशन के खर्चे कभी ऐड नहीं होते, हमने अच्छे से लिखा हुआ है ये। कॉस्ट ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी ना, ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे AS10 में। ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री पर मंथ, हाँ ये आ जाएगा। कितने महीने कंस्ट्रक्शन चली है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज ये खर्चा भी पर मंथ है। जनरल ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाय द मैनेजर इज 30,000। एक जनरल ओवरहेड कॉस्ट भी एलोकेट हुई है 30,000। However, as per company's normal overhead allocation policy, it should be 24,000. The auditor of the company has support documentation for the cost of 15,000 only and raised objection for the balance amount. ये थोड़ा सा पंगा है। वो कहता है जनरल ओवरहेड कॉस्ट 30,000 थी, जबकि कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 24 ही आता है। ऑडिटर को डॉक्यूमेंट मिले 15,000 के, बाकी उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। वैसे ही आता ही नहीं है बच्चे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, ये सब कॉस्ट का पार्ट थोड़ा होते हैं, हमने कई बार पढ़ा हुआ है। तो ये एम लिखा हुआ है, इतनी लंबी कहानी करी हुई है, हमने क्या लेना देना इससे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर। लो जी, तो कितने महीने कंस्ट्रक्शन चली है जी? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 8 महीने कंस्ट्रक्शन चली है। तो ये खर्चा भी 8 महीने का आएगा और ये खर्चा भी 8 महीने का ही आएगा। आगे, एंड प्रोडक्शन कुड बिगिन ऑन 1 फरवरी। प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुई है इससे हमें को फर्क नहीं पड़ता। क्या एसेट यहीं पे रेडी टू यूज हो चुका है? यस। आपने एक्चुअली कब यूज करना स्टार्ट किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज 40 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो 40 साल लाइफ है। However, it was estimated that the roof will need to be replaced 20 years after the date of completion. लो बच्चे, कंपोनेंट अकाउंटिंग आ गया। 2 कंपोनेंट तो पहले दिख रहे थे, लैंड और बिल्डिंग। लैंड की तो लाइफ नहीं होती, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन भी नहीं होती। कह रहा है बिल्डिंग के फर्दर 2 कंपोनेंट है, एक रूफ है, एक अदर है। रूफ की लाइफ 20 साल है, अदर बिल्डिंग की लाइफ 40 साल है। चेक कर लो, यही लिखा है। The overall useful life of factory building was estimated at 40 years from the date of completion.
However, it was estimated that the roof will need to be replaced 20 years after the date of completion, and that the cost of replacing the roof at current price would be 25% of total cost of building. जो भी बिल्डिंग की कॉस्ट आएगी उसका 25% रूफ की कॉस्ट है. तो कंपोनेंट अकाउंटिंग में हमें कॉस्ट ढूंढनी पड़ती है ना, तो टोटल बिल्डिंग की जो कॉस्ट आएगी उसका 25% किसकी कॉस्ट है? रूफ की कॉस्ट है. The construction of the factory was partly financed by the loan of 28 लाख borrowed on 1/4/22. लो जी, उन्होंने 28 लाख का लोन भी ले लिया है 1/4/22 को. The loan was taken at an annual interest rate of 9%. During the period when the loan proceeds has been fully utilized to finance the construction, Shubham Limited received investment income of 25,000 on temporary investment of proceeds. तो बच्चे ये लोन है, बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16 होगा, और बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होता है? व्हेन देयर इज अ क्वालिफाइंग एसेट. बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होता है? व्हेन देयर इज अ क्वालिफाइंग एसेट. और क्वालिफाइंग मींस एसेट मींस एन एसेट व्हिच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर गेटिंग रेडी टू यूज. क्या सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है? 8 महीने लग रहे. तो ये पता नहीं अब 8 महीने को सब्सटेंशियल पीरियड मानेंगे कि नहीं मानेंगे. मैंने आपको AS 16 में बताया हुआ है, कोई भी पीरियड हो आप उसको सब्सटेंशियल मान लीजिएगा. वैसे तो 12 महीने मानते हैं, पर हमने किया हुआ है कि 12 महीने से कम को भी मान लो, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो सवाल ही खत्म हो गया. तो सबसे पहले कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, 8 महीने कंस्ट्रक्शन को लग रहे हैं. दूसरा, कौन सी बोरिंग है? सर स्पेसिफिक बोरिंग है, साफ लिखा है. फैक्ट्री को फाइनेंस किया है 28 लाख के लोन के जरिए, तो स्पेसिफिक बोरिंग है. और स्पेसिफिक बोरिंग में तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड माइनस इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड्स. एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड माइनस इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड्स, और इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड्स दिए हुए हैं, ये देखो, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 25,000. तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड माइनस इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड्स, यही कैपिटलाइज कराया जाएगा. You are required to assume that all of the net finance cost to be allocated to cost of factory, not land, and interest cost to be capitalized based on the 9-month period. अब ये 9 मंथ कहां से आ गए? भाड़ में जाए जहां से मर्जी है. वो कह रहा है 9 महीने का कैपिटलाइजेशन कराना है, तो हम 9 महीने का कैपिटलाइजेशन करा देंगे. सवाल कह रहा है कि 9 मंथ्स का कैपिटलाइजेशन कराना है. यू आर रिक्वायर्ड टू अज्यूम दैट ऑल ऑफ द नेट फाइनेंस कॉस्ट टू बी एलोकेटेड द कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बेस्ड ऑन द 9 मंथ पीरियड. बच्चे ये 8 महीने बन रहे हैं पता नहीं, ये शायद 1 फरवरी तक करवा रहा है. हाँ, ये 1 फरवरी, 1 महीना और ले लिया, गलत है. पर लिखा हुआ है तो फिर कोई भी कोई दिक्कत नहीं है. लिखा हुआ है कि 9 महीने का कैपिटलाइज कराना है, तो आंखें कर लो बंद. अदरवाइज तो बच्चे 8 महीने का ही कैपिटलाइज होता है, बिकॉज रेडी टू यूज आपके पढ़ा हुआ है सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि जब सेसेशन कब होता है? व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज. और रेडी टू यूज तो वो 31/12 को ही हो गया था. तो जब एसेट रेडी टू यूज होता है उसके बाद आप कैपिटलाइजेशन नहीं करा सकते, पर सवाल कह रहा है करा दो, तो करा दो, तो करा दो. ठीक है, अपना क्या जा रहा है? 9 मंथ्स का करा दो. लो जी, सवाल हो गया जी, खत्म. पढ़िए अब क्या मांगा है. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. लो जी, वो कह रहे जी आंसर करिए. पहला, which of the following cost incurred directly on construction will be capitalized to the cost of factory building. बताओ कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? 2 लाख इनकर्ड एज लीगल कॉस्ट, ये तो कैपिटलाइज होता ही है. 60,000 कॉस्ट ऑफ रेलोकेटिंग एम्प्लॉय, ना इनॉग्रेशन, ना जनरल ओवरहेड, ना, तो यही कैपिटलाइज होना है. तो पहले क्वेश्चन का तो वैसे भी आंसर हो जाता, आप सीधा सवाल ही पढ़ लेते, वैसे भी आंसर हो जाता. हमें पता है रेलोकेशन का खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता, इनॉग्रेशन का खर्चा, जनरल ओवरहेड, ये सब ऊपर में कांटे लगा के आया हूं. देखो, तो पहला क्वेश्चन तो इतना इजी पूछा है, कुछ भी नहीं था. व्हाट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विल बी कैपिटलाइज्ड. तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 8 महीने का कैपिटलाइज होगा. एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट थी कितनी? 29,000. तो 29,000 इंटू 8, 2,32,000. ये क्या सिंपल आंसर पूछे हुए हैं. 29,000 था ना, तो 8 महीने कंस्ट्रक्शन चली है, तो 8 महीने का खर्चा कैपिटलाइज होगा. केस इतना बड़ा बनाया हुआ है तो आंसर तो कुछ भी नहीं पूछे. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज. हाँ, ये ध्यान से बताओ कितना लोन लिया है? 28 लाख का. क्या ब्याज का रेट है? एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट निकालते हैं ना, स्पेसिफिक बोरिंग है. 28 लाख इंटू 9% इंटू 9/12. वो कह रहा था 9 महीने का कैपिटलाइजेशन करा देना.
तो 28 लाख इंटू 9% इंटू 9/12 189 माइनस इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड्स कितना 25,000 माइनस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं पूछा हुआ है इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड्स 25,000 ये फायदा है कि क्वेश्चन इजी पूछ लिए जाते हैं 1,64,000 1,64,000 तो डी आंसर लग रहा है ओ सॉरी सी आंसर 1 मिनट व्हाट इज द नेट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री 1,64,000 चलिए तो यही आंसर है जी 1,64,000 यही आंसर है ना हाँ यस यही है आगे पढ़िए व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट दैट इज वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर फैक्ट्री इन द बिल्डिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ शुभम लिमिटेड तो फैक्ट्री की वैल्यू पूछी है अब ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा बिकॉज सारे खर्चों को धीरे धीरे ऐड करना पड़ेगा उस पर डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी लैंड को अलग करना पड़ेगा बाद में सबका टोटल करना पड़ेगा यही पार्ट में मेहनत है बस तो आइए क्या क्या लेना है सबसे पहले 30 लाख की तो लैंड ही है 30 लाख प्लस इस 30 लाख को तो अलग ही कर दे क्यों क्योंकि लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगनी नहीं तो इस 30 लाख को तो अलग ही कर दो ये हो गई आपकी लैंड इसमें 2 लाख पहले से जुड़ा हुआ है लीगल कॉस्ट ऑफ 2 लाख पहले से जुड़ा हुआ है आइए जी और कौन से खर्चे हैं अब कंस्ट्रक्शन के खर्चे 80,000 एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 29,000 इंटू 8 ऊपर निकाला भी था हमने 2,32,000 परचेज ऑफ मटेरियल 21,24,000 भाई बैलेंस शीट में कितने का एसेट दिखाना है सारे खर्चे ऐड ही करने हैं रेलोकेटिंग आना नहीं इनॉग्रेशन आना नहीं ओवरहेड कॉस्ट 25,000 इंटू 8 25,000 इंटू 8 2 लाख ये आ गया फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कराई आपने कितनी 1,64,000 ये आ गया तो बताओ कितना आ गया 80,000 प्लस 2,32,000 प्लस 21 लिखने ये फायदा है एमसीक्यूज का कि आपको डिटेल में नहीं लिखना आप शॉर्ट में लिख के आंसर कर सकते हैं 28 लाख आ गया अब इस 28 लाख के दो कंपोनेंट है रूफ की वैल्यू है 25% और अदर की वैल्यू है 75% तो 28 लाख का 25% हो गया 7 लाख है ना तो अदर्स की वैल्यू कितनी आ गई 21 लाख अब इस पे अब डेप्रिसिएशन कितने महीने की लगाओगे 2 महीने की लगाओगे रेडी टू यूज 3 महीने की ना रेडी टू यूज कब हो गया 31 दिसंबर को तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन माइनस करो माइनस डेप्रिसिएशन 21 लाख की लाइफ है 40 साल इंटू 3/12 तो 13,125 तो 3 मंथ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कहां से स्टार्ट होती है रेडी टू यूज से 7 लाख की लाइफ 20 साल है इंटू 3/12 8750 बताओ ये कितना आ गया तो 7 लाख माइनस ये थोड़ा लंबा सवाल था बाकी बहुत छोटे थे अब इतना तो लंबा पूछेगा भी 691,250 21 लाख माइनस 13,125 208,6875 टोटल कर दो 208,6875 प्लस 691,250 प्लस लैंड 30 लाख फैक्ट्री पूछा ना सारा कुछ ही आएगा 691,250 प्लस 30 लाख 5778125 लो जी बी आंसर 5778125 तो ये लिख लेना साइड में ये तो प्रैक्टिकल पूछ लिया था ना पूरा ही सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी बुक्स में किस वैल्यू पे आती है एक्चुअल कॉस्ट इनकट पे ही आती है क्लियर है लिख लो जी सो ये अच्छा केस था पेपर में आने लायक सवाल है ये चलिए सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा आइए नेक्स्ट केस देखते हैं नेक्स्ट केस बच्चे आपको आसान लगेगा ये बाय बैक के ऊपर पूछा है वही टेस्ट करवाएगा आपसे सारे
सो ये बायबैक के ऊपर पूछा है, सो ये केस आपको वैसे इजी लगेगा। पढ़िए जी, और ये भी बुक का ही डाटा है सारा, क्वेश्चन भी बुक का ही है। Kesar Limited, a company engaged in various business activities, has decided to initiate a share buyback on 1/4/2023. The company plans to repurchase 25,000 equity shares of 10 each at a price of 20 per share. तो 25,000 शेयर खरीदने हैं 20 रुपए के भाव पे, तो बायबैक प्राइस कितना हो गया? बायबैक प्राइस हो गया 20 रुपीज। This buyback initiative is in compliance with the company's articles of association, and the necessary resolution has been duly passed by the company. As part of its financial arrangement for share buyback, Kesar Limited intends to utilize its current assets, particularly the bank balance, to make the payment for the repurchase shares. So वो अपने सारे assets को use करना चाहता है shares की repayment के लिए। Here is a snapshot of Kesar's Limited balance sheet as on 31 मार्च 2013. शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, फुली पेड शेयर्स ऑफ 10 each 12.5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000, P&L अकाउंट 1,25,000, रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख। तो सारे फ्री रिजर्व हैं, आपको पता है बायबैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ए पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, तो सब में से बायबैक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग 14% लोन और अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, एसेट्स भी दिए हुए हैं, तो बैलेंस शीट की बजाय सब अलग अलग दे दिए। ऑथोराइज्ड इशू एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फुली पेड अप शेयर्स है 10 रुपए का एक 12.5 लाख। बाय यूजिंग द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में कितने शेयर आप बाय बैक कर सकते हैं? बताओ आपके शेयर है कितने? 12,50,000 डिवाइड बाय 10, 1,25,000 शेयर है, तो 25,000 बाय बैक कर सकते हैं। 1,25,000 शेयर हैं तो कितने बाय बैक कर सकते हैं? 25,000 बाय बैक, 25% बाय बैक कर सकते हैं। तो 1,25,000 का 25% 31250 शेयर्स, तो बी आंसर है। मैंने पहले बोला ये सबसे आसान केस है। बाय यूजिंग द रिसोर्स टेस्ट डिटरमिन द नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बॉट बैक, कितने शेयर बाय बैक कर सकते हैं? 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, तो फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख, 1.25 लाख और 15 लाख। 2.5 लाख, 1.25 लाख और 15 लाख, और इसको डिवाइड करते होते हैं किससे? बायबैक प्राइस से। तो ये हमें आता है 39,062 शेयर्स। 39, ये बुक का क्वेश्चन है, आंसर भी सेम आए हुए हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी किताब में ये, सो आंसर भी सेम ही है। 39,062 का आंसर भी दिखेगा आपको। बाय यूजिंग द डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट डिटरमिन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, तो लेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो डेट कितना है आपका? 28,75,000। इस पे मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा बिकॉज ये इजी वाला है। 45,25,000 का डेट बिफोर बाय बैक, आफ्टर बाय बैक भी ये रहेगा। लेट इक्विटी आफ्टर बाय बैक, इक्विटी बिफोर बाय बैक कितनी है? ये रही, दिस इज योर इक्विटी बिफोर बाय बैक। बच्चे ये अच्छे से किया हुआ है, सो इस पे हम समय नहीं लगा रहे, ये इसका है भी नहीं। 33,25,000 माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू, आपको पता है दिस शुड बी इज इक्वल टू क्या? 2/1। अब देखो जब ये लिख के करते हैं तो कितना टाइम लगता है और यहाँ कितनी जल्दी हो रहा है, ठीक है ना। तो 45,25,000 इज इक्वल टू 31,25,000 इंटू 2, 62,50,000 माइनस 40x माइनस 20x। तो बताओ x किसके बराबर हो गया? $28,750 C, 28,750, ये आंसर है 28,750। On the basis of all three tests, determine maximum number of shares that can be bought back. Lower of the following three, तो lower of the following three कितना है? 28,750, lower of 3 28,750। तो बहुत ही आसान केस था। सोचो ये पेपर में आ गया, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, और ये 4 क्वेश्चन है, 8 नंबर का ये केस आएगा। चलें बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए जी, केस स्टडी नंबर 6,
अगेन एमटीपी, एमटीपी 2 आते हैं ना, तो हर एमटीपी में से हमने केस स्टडीज लिए हैं। आइए जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़िए जी, देखते हैं इसमें क्या, पहले केस पढ़ेंगे जी, बाद में देखेंगे नीचे क्या पूछा है। Mars Limited is a manufacturing enterprise which is starting a new manufacturing plant at X village. It has commenced construction of the plant on HR 23 and has incurred the following expenses. फिर से बचे, ये उसी का ही है, AS10 का ही लग रहा है, ठीक है ना, लग रहा है, बाकी देखेंगे। It has acquired land for installing plant 50 लाख, ये आ जाएगा। 35 लाख मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी आ जाएगा, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। कंपनी इनकट 10 लाख फॉर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एट न्यू दिल्ली विच इंक्लूडेड रेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा हेड ऑफिस के खर्चे यहाँ थोड़ा आएंगे। कंपनी बोरोड 25 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क और प्लांट एट 12% पर एनम ऑन 1/4/23, लो जी बोरिंग कॉस्ट भी आ गया। डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ द कंपनी इनकट ट्रेवल एंड मीटिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर अरेंजिंग द लोन। वो कह रहा है लोन अरेंज करने पे 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, इसका हमें कुछ नहीं करना होता। ऑन 1 नवंबर 2023 द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट वर इंटरप्टेड एज द लोकल पीपल along with the activists have raised issues relating to environmental impact of plant being constructed. Due to agitation, the construction activities came to stand still for 3 months. बच्चे हमने ये 16 में पढ़ा था, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि अगर ड्यू टू नॉर्मल रीजन, इफ ड्यू टू नॉर्मल रीजन आपका कंस्ट्रक्शन वर्क का एक्टिव डेवलपमेंट रुक जाए तो आपको कैपिटलाइजेशन रोकना पड़ेगा। वो कह रहा है हुआ क्या है, 1 नवंबर 23 को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंटरप्ट हो गए क्योंकि लोकल पीपल ने एक्टिविटीज के साथ मिलके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर धरना कर दिया है और जिसके कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 3 महीने के लिए रुक गई है। अब लग तो ये अब नॉर्मल रीजन है, पता नहीं ये क्या मान के आंसर कर देंगे। ठीक है, लग तो यही रहा है कि ये कौन सा रीजन है, एबनॉर्मल रीजन है। चलो, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ द एजिटेशन वाज ओवर बाय 28 फरवरी, शुरू हुआ था 1 नवंबर को, 3 महीने के लिए चल गया 4 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, चल गया 4 महीने, 4 महीने तक एजिटेशन चलता रहा एंड द वर्क रिज्यूम्ड, 28 फरवरी को काम दोबारा शुरू हो गया। However, to balance the impact of environment, government ordered the company to install certain devices for which the company had to incur 6 लाख। इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए कंपनी को 6 लाख का खर्चा और करना पड़ गया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एग्जिस्टिंग एसेट। वैसे एग्जिस्टिंग नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी तक बनके तो तैयार शायद ये हुआ नहीं है, एग्जिस्टिंग एसेट नहीं बोलना चाहिए, ये भी खर्चा ही है, ये भी ऐड हो जाएगा। आपको इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए सरकार ने बोला जी 6 लाख का एक प्लांट लगाओ, ये भी ऐड हो जाएगा। अभी एसेट बन के तैयार हुआ है, ये कहीं लिखा नहीं है। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। अगेन बच्चे AS10 और AS16 का ही केस है, AS10 एंड AS16 का, बट इस बार इसमें कुछ नए पॉइंट्स भी आ गए। नए पॉइंट्स के किए हुए हैं सारे पॉइंट्स हमने, क्या हमने ये एक्टिव डेवलपमेंट रुकने वाला काम किया हुआ है? यस किया हुआ है। सो आइए जी, तो ये एबनॉर्मल रीजन ही होगा। एबनॉर्मल रीजन है तो कैपिटलाइजेशन इस दौरान क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अब करना 3 महीने का कर रहा है कि 4 महीने का, ये देखना पड़ेगा। 4 महीने का ही होगा बच्चे, क्योंकि 4 महीने काम चला नहीं है। ठीक है, सो कैपिटलाइजेशन सस्पेंड होगा बिकॉज जो धरना प्रदर्शन है वो कोई नॉर्मल रीजन नहीं होता। नॉर्मल रीजन तो होता है कि आपके काम ऐसा है कि आपको उसको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, पर ये कोई नॉर्मल रीजन नहीं है। ये कौन सा रीजन है, एबनॉर्मल रीजन है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए आइए, छोटा सा ही केस है तो एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। आइए जी आंसर करना स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट, क्या ऐड नहीं होगा? कॉस्ट ऑफ लैंड तो ऐड होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हेड ऑफिस एक्सपेंस ऐड नहीं होते बच्चे, बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज हो जाएगा। ये तो मैंने देखो ऊपर ही हमने कांटा लगा दिया था भाई, ये तो जनरल ओवरहेड्स है। हेड ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और जाके AS10 में देखिए साफ साफ लिखा है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को कैपिटलाइज नहीं करा सकते। आगे ये सेकंड क्वेश्चन है, नंबर डाल लो। हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज विद द प्लांट। आओ जी, कितने का लोन है? 25 लाख का लोन है, 12% ब्याज का रेट है ना।
25 लाख का लोन है, 12% ब्याज का रेट है, और लोन लिया कब है? लोन 1/4/13 को ही लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये 5 लाख का खर्चा हुआ है, इसका हमें कुछ नहीं करना। तो ये हो गया जी। तो 4 महीने के लिए तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी गई थी, तो कितने महीने का कैपिटलाइजेशन होगा? 8 महीने का। तो इंटू 8/12, तो 25 लाख इंटू 12% इंटू 8/12, 2 लाख। क्या आंसर है देखें? हाँ बी ही है, ठीक। 25 लाख इंटू 8% इंटू 8/12, क्योंकि 4 महीने के लिए तो एबनॉर्मल रीजन के कारण काम रुका रहा, तो उस दौरान आप कैपिटलाइजेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। सो 2 लाख। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एज ऑन 31 मार्च 2024 विल बी। आइए जी, अब इसमें सब कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा। आइए, सबसे पहले तो आपने लैंड खरीदी है कितने की? 50 लाख की, प्लस 35 लाख का मटेरियल, प्लस हेड ऑफिस के खर्चे आने नहीं, एक बोरिंग कॉस्ट है 2 लाख की, और एक सरकार के कहने पे 6 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। तो 50 लाख प्लस 35 लाख प्लस 8 लाख, 93 लाख आ रहा है। सी आंसर है, हाँ सी ही है, ठीक। 93 लाख आ रहा है। सर इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगानी? तो यही तो खास चीज है, डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, पर बच्चे ये कहाँ लिखा है कि एसेट रेडी टू यूज हो गए? एसेट अभी बन के तैयार ही नहीं हुए, अभी तो काम चल रहा है। कहाँ लिखा है? यो तो कह रहा था 28 फरवरी को वर्क दोबारा स्टार्ट हो गया है, तो ये कहीं नहीं लिखा है कि एसेट रेडी टू यूज हो गया है। यही मेन चीज था जो पेपर में गलत हो सकता है, और इसी से रिलेटेड 4th क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज निल, क्योंकि एसेट अभी रेडी टू यूज ही नहीं हुआ। सो लिख लो, इसका लॉजिक लिख लो। सिंस एसेट इज not yet ready to use, so depreciation cannot be charged. so क्योंकि आपका एसेट रेडी टू यूज ही नहीं हुआ है, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो फिर सी पार्ट का भी आंसर बदलेगा बच्चे, क्योंकि सी पार्ट में डेप्रिसिएशन लगा के आंसर आना चाहिए, पर क्योंकि एसेट अभी रेडी टू यूज ही नहीं हुआ, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। सो अच्छा ठीक ठाक केस था। AS 10 और AS 16 पे 2 केस दिख गए हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, एक और केस देखते हैं। अगेन केस स्टडी नंबर 7, MTP May 24। सर कितने केस आएंगे बच्चे? 3 केस तो कम से कम आएंगे, 24-25 नंबर के केस आएंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था, और लास्ट में 1-2 MCQs ये दे देगा, और ज्यादातर MCQs ये 2-2 नंबर के ही दे रहे हैं। 1 नंबर के MCQ, क्योंकि 1 नंबर वाला MCQ बड़ा इजी होता है, इसलिए ये ज्यादातर जो MCQs आपको देने वाले हैं, ये 2-2 नंबर के MCQs ही देने वाले हैं। क्लियर है? आइए जी, ये भी एक बढ़िया केस है, AS 3, और ये हमारा चैप्टर भी है। क्या नाम है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप इसको AS 3 कह दो, आप इसको चैप्टर कह दो, आप इसको जो मर्जी कह दो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर ये केस हमें पूछा गया है। पढ़िए जी। Beloved Finance Limited is a financial enterprise which is in the business of lending loan to small businesses and earn interest on loan। बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है जो लोन देती है और उसके ऊपर क्या कमाती है? ब्याज कमाती है। Which is in the business of lending loan to small businesses and earn क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन के ऊपर ब्याज कमाना ही उसका काम है। During the year, the company has lent 50 crore and earned 1.5 crore as interest on loan. The company had surplus funds during the year and invested them in fixed deposits with the bank and earned interest on FD of rupees 20 lakh. The company also acquired a gold loan unit for 10 crore during the year and company provided interest-free loan of 15 crore to the wholly owned subsidiary. काफी काम किए हैं उसने। The company paid a total income tax of 75 लाख for the year। लो जी, 4 ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, मेरा ख्याल इन्हीं के ऊपर एक एक MCQ नीचे मांग लेगा। यहां तक पढ़ के कहीं पता नहीं लगा है कि ये AS 3 का क्वेश्चन है? वो तो मैं एक बार पढ़े हैं तो मुझे पता है, ये क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा कि AS 3 का क्वेश्चन है।
यहां तक पढ़ के तो हमें कुछ पता ही नहीं लगा। तो पेपर पता क्या होगा, पहले आप केस को जल्दी से एक ओवरलुक दे दीजिए, फिर एक बार सवाल पढ़ लीजिए, फिर सवालों के अकॉर्डिंगली केस को दोबारा पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि अगर आप कल्ले सवाल पढ़ लेंगे उससे भी कोई फायदा नहीं, कल्ला केस पढ़ लेंगे उससे भी कोई फायदा नहीं। तो पहले क्विक रीडिंग दीजिए केस का, ताकि हमें मोटे मोटे फैक्ट समझ में आए। एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली केस को दोबारा पढ़िए। सो हम भी केस पे दोबारा आएंगे, पहले आप सवाल देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं, उनका आंसर करिए। ये देखो, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1.5 करोड़ अर्नड ऑन लोन गिवन बाय द कंपनी विल बी डिस्क्लोज्ड एज। बच्चे इसकी बात कर रहा है पहले पॉइंट की। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज लेंड 50 करोड़ एंड अर्न 1.5 करोड़ एज इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चे फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, इसका काम ही क्या है, लोन देना और लोन लेना। तो इसके लिए लोन देना और उस पर ब्याज कमाना। तो इसके लिए ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या पढ़ाया हुआ है, यस। अच्छा सा चार्ट बना के कराया था आपको कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स के ट्रीटमेंट आपको सिखाए थे कि बैंक हो तो क्या करना है, NBFC हो या अदर एंटरप्राइजेज हो क्या करना है। अच्छे से हमने ये क्लास में सीखा था। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड, in the cash flow statement as per AS3 the interest income of 20 lakh earned on fixed deposits with the bank will be disclosed as। लो जी, सेकंड पार्ट पढ़ो। The company had surplus funds during the year and invested them in fixed deposits with the bank and earned interest on fixed deposits 20 लाख। बच्चे ये भी ऑपरेटिंग ही है। ब्याज इसको जहां से भी मिलेगा, इसका काम ही है ब्याज कमाना। आपको लोन देके नहीं कमाया तो बैंक से ले लिया। सर FD तो इन्वेस्टमेंट होती है, आपके और मेरे लिए होती है, उसके लिए रॉ मटेरियल उसका पैसा है। तो पैसे के ऊपर वो जो भी ब्याज कमाएगा वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये भी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर ये गलत हो सकता है पेपर में। कुछ बच्चे हो सकता है कि FD को देख के इसको क्या बना दे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना दे। तो ये गलत होने की संभावना रहती है पेपर में, बट स्टिल होना नहीं चाहिए। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गोल्ड लोन यूनिट। ये देखो थर्ड, द कंपनी ऑल्सो अक्वायर्ड अ गोल्ड लोन यूनिट ऑफ 10 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर एंड कंपनी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 15 करोड़ टू इट्स होली ओन सब्सिडरी। तो इंटरेस्ट फ्री लोन की तो बात ही नहीं करनी, वो गोल्ड लोन यूनिट की बात करो, क्योंकि पूछा ही गोल्ड लोन के ऊपर है। बच्चे क्या गोल्ड लोन यूनिट, उसने पैसा गोल्ड लोन में इन्वेस्ट कर दिया है। अब गोल्ड लोन उसका काम नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही माना जाएगा। गोल्ड का काम थोड़ा करता है वो, गोल्ड के बेसिस पे ना तो वो लोन लेता है ना तो वो लोन देता है। तो ये उसने पैसे को इन्वेस्ट ही किया है, तो ये उसकी मानी जाएगी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई वो या तो गोल्ड लोन का वो काम करता हो ना, गोल्ड लोन का काम ही नहीं है, उसका काम से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज कौन से है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर ये डिफिकल्ट पार्ट था, ठीक है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 टोटल इनकम टैक्स ऑफ 75 लाख। ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स पेड इज ऑलवेज कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, अनलेस इट कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद एनी एक्टिविटी। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ओके है, अदरवाइज तो इनकम टैक्स कौन सी है, ऑपरेटिंग। और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, टोटल कंपनी पेड इनकम टैक्स ऑफ 75 लाख, बस साइलेंट है। तो साइलेंट के केस में AS खुद कहता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इनकम टैक्स पेड इज विच एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक और सवाल है, अब ये केस से बाहर ही है, पहला आया जिसके नीचे 5 क्वेश्चन है। इफ एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड टू मेड, इज एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड टू बी मेड in relation to the interest free loan of 15 crore provided by the company to its wholly owned subsidiary, if yes as per the which AS। वो कह रहा है wholly owned subsidiary को लोन दिया है, ये नहीं पूछा कौन सा कैश फ्लो है, कह रहा है कि इसका कोई डिस्क्लोजर देना है। wholly owned subsidiary को लोन दिया है, क्या इसका कोई डिस्क्लोजर देना है, और देना है तो एज पर विच AS देना है। yes, disclosure is required to be made as per AS3
Yes, disclosure is required to be made as per AS 18. Disclosure is required to be made as per AS 13. No specific disclosures are required. बच्चे बी आंसर है. सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. अब देखो कहां के तार उसने कहां जोड़ दिए बताओ. AS 3 करता करता अचानक बीच में AS 18 का सवाल पूछ लिया. क्या सब्सिडरी आपकी रिलेटेड पार्टी होती है? यस. और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का क्या डिस्क्लोजर होता है? यस. क्या AS 3 में मैंने आपको ऐसा कोई डिस्क्लोजर लिखवाया है? नो. और सब्सिडरी तो बच्चे रिलेटेड पार्टी है. और AS 18 में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग हमें क्या करने पड़ते हैं? डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं. सो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स ऐसे ही आएंगे केस कि करते 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 अचानक उसने किस पे सवाल पूछ लिया आपसे? AS 18 पे पूछ लिया. क्लियर है? हाँ तो ठीक है. अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो होगा. ओके जी. सो ये अच्छा केस था, अलग तरह का केस था. ठीक है. आइए अब ये बच्चे फिर बाय बैक पे है. अब ये आप खुद कर सकते हैं. हाँ ये आप खुद कर लेना. तो वही डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट मैक्सिमम परमिटेड बायबैक निकालना है. ठीक है. तो ये आप खुद से ही कर लेना, ये मैं नहीं करा रहा. ये आप होमवर्क में करिएगा. बायबैक के ऊपर 2 केस हैं. AS 10 के ऊपर भी केस है. क्लियर? सो ये आप खुद से कर लीजिएगा. ठीक है. अब इसके बाद बच्चे कुछ जनरल MCQs भी हैं जो आपके MTP RTP में आए हुए हैं. वैसे तो ये आप खुद से कर सकते हैं. आंसर मैंने मार्क करके ही दे दिए हैं. ये ब्लैक वाले या वैसे नीचे भी आंसर दिए ही हुए हैं. आइए पढ़ ली एक बार. आओ करा देते हैं 6-7 ही. ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके MTP RTP के हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट. ये सब माइनस हो जा हटा दिया जाता है एक को छोड़ के. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट नहीं है. एलोकेटेड ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट नहीं है. अब नॉर्मल वेस्टेज और स्टोरेज कॉस्ट विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. मांगा क्या है सवाल है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स आर एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट. किसको एक्सक्लूड नहीं किया जाता यार? अब नॉर्मल वेस्टेज तो एक्सक्लूड होता है. ये आंसर कैसे हो सकता है? अरे ये काला गलत किया हुआ है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी नहीं आती. एलोकेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये बच्चे आते हैं. ये आंसर है बी. वो कह रहे जो एक्सक्लूड करने हैं वो नहीं बताने, जो एक्सक्लूड नहीं करना वो बताओ. तो एलोकेटेड ओवरहेड्स ये गलत आंसर है. ये बी आंसर लिखो नीचे. एलोकेटेड ओवरहेड्स ये तो कॉस्ट का पार्ट होते हैं, इसको एक्सक्लूड थोड़ा करते हैं. तो एलोकेटेड ओवरहेड आंसर है. तो ये 2 नंबर का MCQ वाला है. अकॉर्डिंग टू AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर which one of the following is not a related party? A shareholders of Skyline Limited owning 30% of ordinary share capital. बच्चे ये तो 3C में आपका रिश्तेदार है. Individual having control or significant influence over the reporting entity. An entity providing banking facilities. ये आपका related party नहीं है. याद है हमने ये स्पेशली लिखवाया है कि 60 लाख लोगों का SBI में खाता है तो वो सारे रिश्तेदार थोड़ा है. तो यही आंसर है. A process of reconstruction which is carried out without liquidating the company and forming a new one is called reconstruction process. बिना कंपनी बनाए हुए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी बनती है ना. ये भी आंसर गलत है. A process of reconstruction which is carried out without liquidating the company. क्या अमेलगमेशन में कंपनी बंद होती है? हाँ होती है. क्या अमेलगमेशन में कंपनी बंद होती है? होती है. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी बंद होती है? होती है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आंसर है. तो थर्ड का आंसर भी गलत दिया हुआ है, ए. अब पता नहीं इंस्टीट्यूट ने गलत दिया है कि छापने वाले टाइप वाले ने मिस्टेक कर दी. तो ए आंसर है जी. भाई वो कह रहा है बिना लिक्विडेशन के कौन सा रिकंस्ट्रक्शन होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही होता है. यहाँ कोई कंपनी बंद नहीं होती है. थैंक गॉड को चैप्टर पे भी सवाल आया. हाँ बायबैक पे आए थे. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ज्ञान लिमिटेड बोरो 10 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. इंटरेस्ट पेड एनुअली 1 करोड़. द कंस्ट्रक्शन वॉज बीइंग कैरिड ऑन एंड आउट ऑफ द बोरोइंग. 4 करोड़ वॉज टेम्परली प्लेस्ड इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 6%, 24 लाख का. एट द ईयर एंड हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड.
इंटरेस्ट पेड ऑन 10 करोड़, इंटरेस्ट पेड 6 करोड़ एज ओनली दिस अमाउंट वाज यूटिलाइज्ड, इंटरेस्ट पेड लेस इनकम, ये तो देखो ना 10 करोड़ के ऊपर 10% ब्याज 1 करोड़ हो गया, और 24 लाख आपको इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड्स है, तो 0.76 करोड़ ये आंसर है। इंटरेस्ट पेड लिए, यहाँ भी आंसर गलत दिया हुआ है, पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ है। फोर्थ का आंसर सी है और गलत दिया हुआ है आंसर। भाई स्पेसिफिक बोरिंग है, तो स्पेसिफिक बोरिंग में एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकम माइनस इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड्स, तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है 1 करोड़, इनकम फ्रॉम सरप्लस फंड्स 74 लाख। यूटिलाइज थोड़ा देखते हैं कि कितना पैसा आपने यूटिलाइज किया, तो सी आंसर है। नेक्स्ट, साहिल लिमिटेड एग्रीड टू सेल इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन असम टू कली लिमिटेड ऑन 4/12/2023. It entered into a sale deed transferring all risk and rewards of ownership on 1/2/24. But the transaction was registered with the registrar on 30/5/24. When should the sale and gain be recognized? दोबारा पढ़ो। बच्चा भी ये थोड़ा पंगे वाला सवाल है। कह रहे हैं एग्री टू सेल, एग्रीमेंट हो गया है 4/12/23 को, सेल डीड बन गई है 1/2/24 को। हाँ तो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म AS1 का सवाल है सर, AS9 का नहीं है। 9 में प्रॉपर्टी कवर होती है, 9 में PPE थोड़ा कवर होता है। AS1 में है ये क्वेश्चन कि आपने अपनी एक फैक्ट्री बेची है, अब सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स तो आप 1/2 को ट्रांसफर कर चुके हैं, तो 1/2 को ही आपको गेन भी रिकॉर्ड कर देना चाहिए, पर 1/2 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ए आंसर है कि बोथ सेल एंड गेन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन बैलेंस शीट डेट। ये इवेंट अकरिंग भी बोल सकते हो, AS4। हाँ AS4 ही बोलो, ज्यादा अच्छा है कि भाई रजिस्ट्री ऐसे हमने किया तो था कि बयाना हो गया, पहले रजिस्ट्री हुई है 30/5/2004 को, तो रजिस्ट्री जब मर्जी हो जाए। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? यस, आप AS4 ही बोलो इसको। सो ये एडजस्टिंग इवेंट है जी, तो एडजस्टिंग इवेंट है तो क्या 31 मार्च को रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? यस, हो जाना चाहिए। सो ये एडजस्टिंग इवेंट का सवाल है कि आपका इवेंट तो पहले हो गया है, बैलेंस शीट डेट पे इवेंट हो चुका है, बैलेंस शीट डेट के बाद तो फर्दर एविडेंस है फॉर कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। सो ए आंसर है। आगे पहले 7th करते हैं, छोटा है। एज पर AS, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट and present value of MLP under finance lease and UGRV is classified as unearned finance income. Unearned finance income क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, बस वही वो लिख रहे हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और UGRV का डिफरेंस क्या होता है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम ही होता है। शुक्र है 19 भी आया है। क्वेश्चन 6, Pratham and Associates is a manufacturer of steel rods. It invests its profit by purchasing shares of listed company in order to earn dividend income. It had purchased shares of Bharti Airtel Limited in FY 18-19. However, it sold all the shares of Bharti Airtel Limited during the current year FY 23-24. What amount would be disclosed in profit and loss account for FY 23-24? This transaction would not affect the P&L since the primary business of the company is manufacturing. ये क्या मतलब हुआ? अगर इन्वेस्टमेंट बेची है तो गेन तो रिकॉर्ड होगा ही, ये गलत है। The carrying amount net of expenses would be disclosed in P&L account. carrying amount क्या हो जाती है P&L में? P&L में तो carrying amount माइनस परचेज प्राइस जाता है। Disposal proceeds credited to P&L ना। The difference between carrying amount and the disposal proceeds net of expenses would be disclosed in the P&L. Yes, carrying amount यानी कि बुक वैल्यू 1 लाख मान लो, बेचा है आपने कितने का? डिस्पोजल प्रोसीड 2 लाख, तो गेन ही रिकॉर्ड करोगे ना नेट ऑफ एक्सपेंसेस। ये क्या क्वेश्चन था कि गेन ऑन सेल P&L में जाता है। चलिए जी, सो जितने MCQs बच्चे इंस्टीट्यूट ने हमें करने को बोला था केस स्टडी वाले, वो सारे MCQs हमने आराम से कर लिए हैं। ठीक है,
सो आई होप सो इससे आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया है कि किस तरीके से केस स्टडीज अटेम्प्ट करके आने हैं पेपर में। पहले केस पढ़िए जल्दी से, फिर सवाल पढ़िए और फिर सवालों को नजर में रखते हुए केस को दोबारा पढ़िए, आराम से आंसर हो जाएगा। और ये भी पता लग गया कि नया कुछ नहीं आने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन तो सीधा कहाँ से आने वाले हैं, किताब से ही आने वाले हैं। ठीक है, सो इस क्लास का यही पर्पस था कि आपको सारे के सारे केसेस एक बार बता दिए जाए। चलिए, इससे हमारा एमटीपी आरटीपी में भी जो नई चीजें पूछते हैं वो चीजें भी कवर हो गई। बाकी एमटीपी आरटीपी में कुछ नया नहीं है, सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, आप एक बार करके जाइएगा। कई बार क्या होता है वो सीधे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। सो एमटीपी आरटीपी एक बार कर लीजिएगा पूरा, उसमें से जो नई चीजें थी वो मैंने आपको सारी करा दी है। जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे पुराने हैं, उसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।